आज हम समझेंगे कि एक लॉयर बनने के लिए या एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए या फिर इंटरनेट पे पैसे कमाने के लिए क्या क्या करना होता है। और ये जान के आपको बहुत हैरानी होगी कि ये सब हमें एक ही इंसान बताएगा। ये इंसान एक लॉयर है जो यूपीएससी की तैयारी कर चुका है, अब जज बनने की तैयारी कर रहा है और एक स्किल सीख कर, डिज़ाइन और वेब डिज़ाइन सीख कर इंटरनेट पे पैसे भी कमाता है। तो ये सुपरमैन टाइप का आदमी है, ठीक है। सुपरमैन तो नहीं कहूँगा, मेरा बचपन का दोस्त है। बट हाँ, लेकिन इसने हमारे आई थिंक 2020 में हमने साथ में एक ओरिएंटेशन सेशन लिया था केशव के साथ, जिसमें केशव ने हमें फिग्मा और वेबफ्लो के बारे में बताया था। तो वहाँ से इसकी वेबफ्लो की जर्नी भी शुरू हो गई थी और अब वो उससे महीने के 20-30 हज़ार रुपये निकाल लेता है फिग्मा और वेबफ्लो से। और उनकी भाषा में कि बिना कुछ करे। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कॉन्वर्सेशन, बहुत ही सारे टैंजेंट्स पे हम गए, थोड़ा बाहर भी निकल गए, लेकिन अभी ये कॉन्वर्सेशन आई थिंक 3-4 पॉडकास्ट में हम अच्छे से निचोड़ पाएंगे उनकी नॉलेज को। हाँ, इंशाल्लाह। सो आप देखते रहो एंड तक। एंड दिस इज़ नीतीश शर्मा, हाँ, लाइक केशव शर्मा एंड Osama Nair. So we'll see you in the podcast. थैंक्स यार नीतीश आने के लिए एंड फॉर सेविंग आवर डे। आज जितने भी लोगों के साथ था सबने कैंसिल कर दिया। अरे कोई नहीं है, तू आ गया, वरना हम आपस में करते। बट तूने काफ़ी पैसे बचा लिए हमारे। लेकिन आई नो कि तूने लॉ करा है एंड उसके बाद तूने यूपीएससी भी अटेम्प्ट करा है, उसके बाद तूने शायद जुडिशरी भी अटेम्प्ट करा है। हाँ जी, हाँ। है ना। और उसके अलावा तूने वेबफ्लो भी अपने सेल्फ इंटरेस्ट से वेबफ्लो प्लस सिग्मा कह रहा हूँ, फिग्मा सीखा था, है ना। बट तो ये बता, तूने केशव का प्रोजेक्ट क्यों छोड़ा था? यार वो एक्चुअली पर्सनल प्रॉब्लम्स थी ना, वो जो घर के केस थे वो तब थोड़े डोरमेंट हो गए थे। बट जब वो वापस आए, वो अल्टीमेटली टाइमिंग इतनी गलत बैठ गई कि आई थिंक जोलो में था मैं, जोजो डे, हाँ जोलो जो भी है। तो वो 3 दिन किया और उसमें पता चला एक्चुअली मैं सही चल रहा था, बट एकदम से केस जो स्थगित था, मतलब डोरमेंट था, जिसकी डेट नहीं थी, वो एकदम से नया जज आया जो इनके ट्रांसफ़र होते हैं, उसने वापस उसको जागरूक कर दिया, मतलब जगा दिया। तो फिर मुझे नोटिस आया, तो मुझे पता चल गया था कि एक्चुअली में तो 2 हफ्ते बाद है, बट आना जाना, ड्राफ्टिंग, पिटीशन, सुनना वुनना, ग्राउंड रियलिटी काफ़ी अलग है लॉ की। तो वो पता चल गया। तो मैंने कहा भाई का भी नुकसान ना हो और या किसी का क्यों नुकसान करना चाहिए। तो मैंने पहले बोल दिया कि आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो एक्चुअली में काफ़ी काम करा रहे थे। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था 3 दिन जितना भी किया। काफ़ी एक्सपोजर मिला, बहुत अच्छा। डिप्लोमेटिक आंसर। बट आज ही कंटेम्प्ट लगवा के आया है, फूक फूक के चाय पी। दैट इज पर्सनल यार। बट क्या कहते हैं, यूपीएससी मतलब तूने स्टार्टिंग से करना था या फिर तूने लॉ कर लिया तो उसके बाद सोचा कि यूपीएससी भी कर लेते हैं? यार कहीं ना कहीं जो डेडिकेशन थी और मोटिवेशन थी ना, वो मेरे ग्रैंडफादर से थी। वो सबसे पहले जहाँ मैं रहता हूँ, मेहरौली कुतुब मीनार, वहाँ के सबसे पहले एसडीएम थे। तो उन्होंने वो पेपर पास किया था। अब उस जमाने में एसडीएम क्या होता है? सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। अच्छा। द सेम पोजीशन इन टुडेज टाइम इज नथिंग। नथिंग मतलब इतना नहीं, ठीक है। तब तो ये बोलते थे कलेक्टर बन गया। क्या बन गया? कलेक्टर साहब आ रहे हैं। कलेक्टर मतलब जॉनर नोमेनक्लेचर सबके लिए कलेक्टर ही था। हाँ नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ कि मैजिस्ट्रेट करते क्या है। यार मैजिस्ट्रेट बेसिकली ग्राउंड रियलिटीज़ कैसे बताऊँ, जैसे पुलिस केस हुआ और किसी को गिरफ्तार करना चाह रहे हैं, करना गया है, और वो चाह रहा है कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन्फोर्स हो, तो एकदम से जज की हियरिंग नहीं मिलती। हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ टाइम लगता है। तो मैजिस्ट्रेट एक ऐसा बंदा है, बहुत फ्रैंक भाषा में बता रहा हूँ, जिसके पास तुम जाके ऐसे बैठे होते हैं, जाके मतलब एकदम में मत घुसो, पुलिस के साथ घुसते हैं और बोलते हैं कि सर ये है, फटाफट प्राइमा फेसी, मतलब ऑन द फेस ऑफ इट जो एविडेंस आपको दिख रहा है, विदाउट एनी ट्रायल, मुझे बताओ कि मेरा जो राइट है कि मेरे हथकड़ी ना लगे, 6 बजे के बाद औरतों को नहीं ले आ सकते जेल, ये डिफरेंट आईपीसी में हैं। तो उसके हिसाब से मुझे बताओ कि आप मेरे राइट्स का इन्फोर्स कर सकते हो फिलहाल इस पॉइंट पे। तो मैजिस्ट्रेट वो करता है, जैसे रेप के केसेस में इसकी फटाफट मेडिकल कराओ, ये इतने चोरी करके भागे तो उसी का फ़ोन है, ठीक है, कुछ फॉल्स एक्यूजेशन तो नहीं है, इसको ज़बरदस्ती। हमारी सोसाइटी में हथकड़ी पब्लिक के आगे बहुत ऑनर हो जाता है, तो वो ज़्यादा उसको तजव्वो देते हैं उसके अंदर। तो मैजिस्ट्रेट यहाँ काम आता है, और उसके नॉर्मल कोर्ट भी चलते हैं। तो रेवेन्यू कोर्ट के छोटे बिल्कुल स्मॉल सेशन कोर्ट, स्मॉल कोर्ट जो कॉजेज होते हैं, वो उसमें मैजिस्ट्रेट बैठे होते हैं।
अच्छा। तो मतलब वो जुडिशियल सिस्टम का पार्ट है। एग्जैक्टली वो भी पेपर दे के ही आते हैं। और अच्छा। जुडिशरी का जो एग्ज़ाम देता है तो वो पहले मैजिस्ट्रेट ही लगता है, नॉट नेसेसरली, हर स्टेट के अलग एग्ज़ाम है। ओके। यूपीएससी का तो ऑल ओवर इंडिया एक ही एग्ज़ाम चलता है, बट स्टेट वाइज हर एक का जुडिशरी का अलग होता है। ओके। तो कहीं मैजिस्ट्रेट पहले लगते हैं, कहीं सिविल जज लग जाते हैं। बट ये कोर्ट्स में नहीं बैठते ना? टेक्निकली कोर्ट ही होते हैं, एक सूडो कोर्ट होते हैं, इनको आर्बिट्रेशन होते हैं, आर्बिट्रेशन के अलग, इनके अलग चलते हैं, ये नहीं, साथ में कर सकते हैं। एसडीएम का ऑफिस क्योंकि मैंने अलग देखा है। हाँ होते हैं, कहीं कहीं तहसील, पता नहीं तहसील, हाँ, उस पर हाँ। भी बैठते हैं ये, मतलब कहीं आरटीओ है ड्राइविंग वालों का, वहाँ भी बैठ जाते हैं। मतलब अब इतना वो नहीं, पहले बहुत था, पॉपुलेशन कम थी, इतना था भी नहीं, तो अलग उनको अलग बिठाते थे। अच्छा। हाँ लेकिन अब पॉपुलेशन तो बढ़ गई है, मेट्रोपॉलिटन है, खसरे हैं, दिल्ली में खसरों की बहुत दिक्कत है। खसरा क्या होता है? खसरा भाई बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, अच्छा। जो कि बहुत बड़ा लूप होल है, ठीक है। अच्छा। हाँ कैसे? लूप होल ऐसे है कि महरौली में मान ले तूने एक बिल्डिंग देखी, हाँ। तो वो खसरा है वसंत कुंज का। मतलब जिला? खसरा जिला तो छोड़, जिला यूपी की। खसरे तो खेतों में होते थे। अच्छा। हाँ तो पहले सब खेत ही थे, मतलब सबके घरों में पहले क्या होता था, घर है, बैकयार्ड है, गायें हैं, अपना ही उगा रहे, अपना खा रहे हैं, दही से रोटी या वो। ये लाल डोरा रीजन है क्या? लाल डोरा तो और अलग है, और अलग है? लाल डोरा अलग है, अच्छा। ये अलग होता है। हाँ। तो खसरे में क्या होता है, बेसिक मोटा मोटा बता रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन कहीं और है, लैंड कहीं और है, और रजिस्ट्रेशन का ऑफिस कहीं और से है। तो जैसे अभी मैं महरौली में रहता हूँ, तो वहाँ डेमोलिशन हुई थी अभी हाँ हाँ हाँ। G20 के चक्कर में, जो भी है। तो वहाँ पे आए तो उन्होंने टेक्निकल लूपहोल ढूंढा कि ये एरिया लद्दा सराय का है, जबकि है महरौली, सब जानते हैं। हाँ। लेकिन आके तोड़ गए, लद्दा सराय का, रजिस्ट्रेशन महरौली की करा रखी है, तहसील भी सामने का है। तो ये वन ऑफ द मेनी पॉइंट्स है एक खसरे का। ओके। तो नोटरी का काम जो होता है रजिस्ट्रेशन का, इसलिए दिल्ली में मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली यार जैसे चंडीगढ़, पंजाब, ये हैबिटेबल अर्बनाइजेशन के हिसाब से यहाँ पे लोग रहते थे, यहाँ के कल्चर है, बट दिल्ली का कुछ अस्तित्व अपने हिसाब से नहीं है, ये माइग्रेटरी लैंड है। पाकिस्तान से आए वो यहाँ आ गए, और आज की डेट में भी 70% से ऊपर लोग जो जॉब करते हैं आने जाने वाले, वो आने जाने वाले दिल्ली में, दिल्ली में रहने वाले बहुत कम है। अच्छा। तो इसलिए यहाँ खसरे बनने शुरू हो गए, और जब पार्टीशन हुआ तो उसके बाद यहाँ और भी दिक्कत हुई थी। अच्छा। तो तब वसंत कुंज मेरे महरौली तक आता था, और फिर लद्दा सराय तक जाता था। ये साउथ दिल्ली की बात बता रहा हूँ, ईस्ट और नॉर्थ दिल्ली में तो और बुरा हाल है, क्योंकि जितना कंजस्टेड होता रहता है उतना डिमार्केट करना मुश्किल है। तब यहाँ गलियां हैं, चांदनी चौक में छोटे छोटे इतने से कमरों में, जितना ही सोफा है वहाँ पे केस चल रहे हैं 20-20 साल से। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है। हाँ यार, ये मतलब एडिंग टू दिस पॉइंट, मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जिनकी दुकानें सदर बाज़ार में, वो 5 रुपये रेंट है उसका, वो भी नहीं देते लोग वो भी नहीं देते। वो बंदा जाता है लेने के लिए, वो बोलते हैं नहीं अभी नहीं है, अगली बार आना है, इस बार धंधा नहीं चला। इतना मतलब गलत सीन चल रहा है। और आई एम प्रिटी श्योर कि और भी ऐसी मार्केट्स होंगी जहाँ पे ये चल रहा होगा कि 10-10 रुपये का रेंट है, 20-20 रुपये का रेंट है आज तक। और ये क्या हिसाब होता है कि रेंट पे से तुम लोगों को हटा नहीं सकते, कब्जा टाइप का हो जाता है, ये क्या, इसका क्या सीन होता है? अगर तू सिविल में ही है ना? हाँ जी, तू सिविल में ही है ना? क्या है, सिविल में ही है ना? हाँ सिविल लॉ। क्रिमिनल में नहीं देखता अभी। हाँ यार थोड़ा अभी इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, प्लस मैम अभी जिनके अंडर में काम कर रहा हूँ वो देते भी नहीं, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा स्टेक पे होता है, आदमी की लाइफ और फ्रीडम होता है। सिविल में इतना नहीं होता, कॉम्पनसेशन ही होता है, बेसिकली सेटलमेंट ज़्यादा होते हैं, इसलिए सिविल में ही हूँ। बाकी यार रेंट का ये सीन है, दिल्ली में ना दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट चलता है। ओके। तो उसमें ज़्यादा 1760s के टाइम में ना एक ऐसा टाइम आया था जहाँ पे लोग लैंडलॉर्ड्स इंडिया में 47 से पहले भी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। 1 करोड़ ज़मीन खरीद ली और फिर लेबर की तरह हमको ट्रीट कर रहे हैं, रेंट पे रखा हुआ है, दिहाड़ी इसको बोलते थे। तो फिर नेहरू के अंडर एक ऐसा सोशल रिफॉर्म आया कि यार जो किराए पे रह रहा है उसको ज़्यादा राइट्स दो। तो लॉपसाइडेड होता था कि उनके ज़्यादा राइट्स होंगे। अब इकोनॉमी बढ़ गई, सब बढ़ गया, अब लोग वेल ऑफ हो रहे हैं, ऑब्वियसली अभी भी है डिस्पैरिटीज़, बट वेल ऑफ है। तो अब इस पर लीगल लूप होल निकलने शुरू हो गए। जैसे दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट काफ़ी पुराना है, अमेंडमेंट लाते नहीं है, पॉलिटिक्स भी है इसमें, और अगर तुम कोर्ट से डिक्री, जजमेंट भी नहीं, डिक्री ले भी आए तब भी निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रेजिडेंशियल के अंदर पुलिस घुस नहीं सकती, बहुत मुश्किल है एक फैमिली को निकालना। अच्छा। और अगर कोई बिजनेस कर रहा है रेंटेड प्रॉपर्टी, वो कह रहा है कि मेरी रोटी पानी यही है भाई, मैं नहीं निकल रहा, तो वो नहीं निकलेगा, बैठा रहेगा। अग्रीमेंट जो करते हैं ये घर लेने से पहले, उसकी क्या वैल्यू है फिर? यार वैल्यू यही है कि अगर जहाँ 10 साल केस चलना है वो 5 साल चलेगा तो ज़रूर। अच्छा। अब ये यार थोड़ा नेगेटिव सुनने में लग रहा होगा, बट देख तभी यार ग्राउंड लेवल पे कॉन्टैक्ट्स काम आते हैं।
और अच्छे से बैकग्राउंड चेकिंग होती है कि भाई कैसा बंदा है, कैसा धंधा करता है, पिछली रेंटेड जगह से टाइम पे निकला था कि नहीं, तो 11 महीने के चेक मेरे भाई अभी दे दे मुझे। और फिर सिक्योरिटी अमाउंट भी बढ़ा देते हैं। तो दोनों साइड अपनी जगह सही है, दूसरी जगह फ़ायदा उठा रही। इट्स लाइक यार द रेप लॉज, फॉल्स एक्यूजेशंस भी हैं लेकिन असली वाले भी उसमें दब जाते हैं। तो ये इतने वर्सेटाइल है, इनको डिफाइन करना एक्सट्रीमली मुश्किल है। हर चीज़ को डिफाइन कर देंगे ना तो इतना कम्बरसम बुक बन जाएगी ना कि जज ही पागल हो जाएगा। ओके। एंड कभी भी कोई रिजल्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई पॉइंट पे मतलब दे रेज कि ऑब्जेक्शन हो जाएगा। एग्जैक्टली यार, जुडिशरी की आज की डेट में यही दिक्कत है। तुम अमेरिका का ले लो या इंडिया का ले लो, पॉपुलेशन दिक्कत नहीं है, जो सामने बंदा बैठा है ना, अभी हमने देखा प्लेन्स में भी जो पायलट्स हैं वो खड़े खड़े गिर के मर गए, तो वो बर्नआउट हो रहे हैं जज सामने। उसको तुम सोचो ना, हम तो कह रहे हैं कि बहुत घिसा हुआ है, कम्बर सा है, मैं कोई सुनता नहीं है, बट मैं कोर्ट जाता हूँ, मैंने देखा है जज है ना वो मतलब पागल हो रखा होता है। तुमने उसके सामने अपने केस की 1000 पेज की पिटीशन रख दी, अब वो ऐसे 10,000 बंदों को सुन रहा है, तो 10,000 टू द पावर 10 कर लो यार, कितने पन्ने पढ़ लेगा वो। तो वो तुम्हारी आर्ग्यूमेंट नहीं सुनता, कभी 6 महीने बाद नंबर आता है, तो तुम किसको फ्रस्ट्रेट करोगे। और ऐसा भी नहीं है कि जज के पेपर इजी कर दो या सामने बुद्धू को बैठा दोगे, वो क्या करेगा। इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम एक सब्जेक्टिवली लॉ को पत्थर पे लिख सकते हो, बट हर केस अलग होता है, रेंटेड प्रॉपर्टी अलग होती है। वही लीगल एथिक्स वाली बात है। एक बंदे ने अपने परिवार को पालने के लिए ब्रेड चुराई है, वो सही है गलत है, उसका केस चलाओ। अब एक ड्रग्स करने के लिए रेंट प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, उसका भी केस, दोनों के लिए सेम लॉ है एविक्शन का। अब जज किस पे इंटरप्रेट क्या करता है। तभी अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रोसीजरल है, यहाँ पे टू द लेटर लॉ को फॉलो करते हैं। तभी यहाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, मुश्किल होता है कि किसी ने क्राइम मुंह पे भी किया है, उसको भी 2-3 साल लग रहे हैं कोर्ट में, तो ये मुश्किल। और सिविल में तो और टाइम लगता है। लाइक आई नो समवन जिसने हु कमिटेड अ वेरी, दिस इज़ अ क्रिमिनल केस। उसने अपने फादर को मर्डर करके एंड ही कट हिम इनटू पीसेस, और ऐसा कुछ बहुत ही ज़्यादा संगीन केस है। बट ही व्हेन ही वाज इन जेल, उसने बस एक बहाना ही बोलूँगा, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं उसको कोर्ट में, बट उसने बोला मेरी मदर की एक जनरल सी सर्जरी होती है जो कि पथरी जैसा कुछ होता है, बट उसको कुछ उन्होंने लैंग्वेज में लिखा है ऐसा कि बहुत ही कुछ संगीन चीज़ है जो होनी है। एंड ही वॉज आउट ऑफ द जेल फॉर आई थिंक 6 or 7 months रिकवरी पीरियड के नाम पे। मतलब ऐसा इंसान जो इतना हीनियस क्राइम करके अंदर गया, यू वुड एक्सपेक्ट कि जेल चला गया तो मतलब द सोसाइटी इज सेफ। वो इतनी फुद्दू सी चीज़ के लिए नाउ ही कैन कम आउट। और मेरी आंखें खुल गई थी यार उस दिन सोच के कि मतलब ऐसे ऐसे लूप होल्स निकाल लेते हैं लोग, मतलब पथरी यार। यार पता पॉइंट क्या है, लॉ के ना बहुत सारे टेनेट्स होते हैं जो कस्टम है, कहीं लिखे नहीं है। तो उसमें सबसे पहला ये होता है, पहला भी नहीं, वन ऑफ द मैनी, कि जब तक जनता खुश है उनको खुश रखो। इसका मतलब क्या है, कोई चीज़ स्पॉटलाइट में है तो उसको फटाफट जस्टिस दो, कोई नहीं है और वो इशू पुराना हो गया तो बैक टू नॉर्मल हो गया। अब कितने हमारे सामने क्रिमिनल हैं, वो जेल जाते हैं 20 साल में, हम खुश, उनको पैरोल मिल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। वरना पैरोल क्या है, पैरोल अंग्रेजों के ज़माने का है, हमारा है ही नहीं। और पैरोल उसको दिया जाता है जो एक्चुअली में अंदर रिफॉर्म हो रहा है, चक्की पीस रहा है, अंदर वो बास्केट बनाते हैं, कुछ नहीं होता अंदर यार। यहाँ तो तिहाड़ जेल में अंदर जाके लोगों को एड्स हो जाता है, लोग सिगरेट्स पी रहे हैं, और सिगरेट तो मैं बहुत डिप्लोमेटिक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कितनी चीज़ें होती हैं अंदर जो अननेचुरल है, अब समझ जाओ। तो फिर वहाँ पे क्या रिफॉर्म हो रहा है, फिर उनको पेरोल मिल जाता है, और पुलिस वाले भी मिले, और पुलिस वाले क्यों नहीं मिले होंगे, उनकी सैलरी इतनी कम, उनको सब गाली देते हैं, कम से कम नीचे हायरार्की वालों को। तो तुम किस किस के लिए सहानुभूति निकालोगे जब अपना ही पड़ला। अब अपने पे बात आती है तो फिर पता चलता है जुडिशरी है, देश है, वरना यार सबका काम चल रहा है। तो यू आर राइट, वो पथरी वाला तो मैंने बहुत केस देखे हैं, मतलब एग्जैक्ट ये नहीं, बट बड़ा चढ़ा के ऐसा दिखाते हैं कि लड़की है, बाप का हिस्सा मांग रही प्रॉपर्टी का, और उसने बोल दिया मैं विडो हूँ, मुझे ये है, मुझे वो है, एलिमोनी मिल रही है 1.5 लाख, तो तुझे काय बात की प्रॉपर्टी चाहिए, तू जी रोटी पानी के लिए कितना पैसा चाहिए। राइट। आदमी आलसी हो गया है लूप होल के चक्कर में। और सबसे बड़ी चीज़ होती है साइकोलॉजिकल, जो मैंने ऑब्जर्व करी है, आई माइट बी रॉन्ग, ईगो। ये 100 रुपये की चीज़ है, मैं 10 लाख फूक दूंगा पर जीतूंगा मैं ही, चाहे 10 साल चले। अब कब्जा जिसका होता है वो महान होता है, और प्रॉपर्टी के केस तो मुझे अच्छे से पता है। ये सारी चीज़ें मतलब सुनने के बाद, मतलब व्हाट मेड यू इंटरेस्टेड इन यूपीएससी, मतलब
हाँ, यूपीएससी गया मेरा मेन मोटिवेशन ग्रैंडफादर थे। हाँ। तो जब उनके टाइम पे वो बने तब लोग पढ़ते भी कम थे, तो उनको देखा कि यार पावर है और रिस्पेक्ट भी बहुत है, तो एक बार ट्राई करते हैं। लेकिन जैसा अपना टाइम आया तो देखा यार लाखों बैठ रहे हैं। वो ऑब्वियसली बाद में पता चलता है, स्टार्टिंग में तो ये होता है ना कि भाई सब पूरा फाड़ देंगे, सब कर देंगे। वो कितनी सीट्स होती हैं? यार 700-800 हर डिपार्टमेंट के निकलते, जैसे IES, IPS, IFS, IFOS, फॉरेस्ट, रेवेन्यू, फिर उसको नीचे डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो 700-800 होती हैं। हाँ ओके। बट और कितने लोग अप्लाई करते हैं 700-800 पोजीशन के लिए? यार, इसका कोई पिन पॉइंटेड आंसर नहीं है, बट एटलीस्ट लाखों तो करते हैं। ओके। और लाखों में प्रॉब्लम ये है, जो प्रीलिम्स का पहला पेपर होता है ना, लाखों के बैठने से क्योंकि इस यूनिवर्सल सेट बढ़ गया तो कट ऑफ बढ़ जाती है। और फिर कट ऑफ में वो सेंसेशनल पॉलिटिकल क्वेश्चन आ जाता है कोटे वाला, उसमें और सब कैटेगराइजेशन हो गई, तो बंदा पहली फ्रस्ट्रेटेड है। साल में एक चांस है, हम तो फिर भी चल भगवान की दया से वेल ऑफ हैं, जितना भी है। वही झारखंड बिहार से पढ़ गया, मुखर्जी नगर में बैठा है यार, वो कहाँ से वो फिर नोट्स भी लेता है। और ये जो कोचिंग शुरू हुए हैं, इन्होंने फोमो शुरू कर दिया है कि बंदा अच्छा खासा पढ़ रहा था, अब तू यहाँ नहीं गया तो तू फेल है। वो नहीं भी होगा तब भी हो जाएगा, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा। मतलब 1.5 लाख रुपए से प्रिंटेड नोट्स, और वो NCERT की किताबें हैं, कुछ ही नहीं है, सिलेबस वही है। UPSC इज ईजी मेरे हिसाब से, सिलेबस बहुत वास्ट है, और ये ना अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के ज़माने का। इनका ये है कि सबमिसिव रहो, पढ़ो, उल्टी करके आओ, पास हो जाओ, बंगला गाड़ी लाल बत्ती सब ले लो, ऊपर से फाइल आ रही है लिख दो, क्यों मत पूछो, कर दो। अब इसके विरुद्ध बहुत विचार आ जाते हैं जो जिनके हो जाते हैं, जो कर रहे हैं, लेकिन मोटा मोटा तो मैंने ये नोटिस किया है यार। और देखोगे फ्रेंड सर्कल बदल जाते हैं यार, ऐसी कौन सी भगवान थोड़ी बन गए तुम। और आजकल तो लोग यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, IPS मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, मैंने बंद करा दिया, तो तू इसके लिए बना है ना। तो देश की सेवा वो सब कहाँ है? अब ये बहुत सेंसेशनल पॉइंट है, बट लोगों का मोटिवेशन वही है। और टेन्योर सरकारी, कोविड हो चाहे कुछ भी हो, देश बंद हो, सैलरी आती रहेगी। राइट। लेकिन एक हाँ बोल। नॉट जस्ट सैलरी, जैसे मेरी पहली जॉब वॉज इन अ लाइब्रेरी, ठीक है, अच्छा। विश्वास नगर में, शादरा में। ओके। तो वहाँ पे SSC UPSC ये लोग आते थे, तो कुछ पुलिस वाले, लॉयर्स, ये सब बैठ के पढ़ते थे उस लाइब्रेरी में। मैं मैनेज करता था, मेरा वो काम था। तो मैं जैसे बात करता रहता था कि मुझे, क्योंकि मेरा दिमाग फट जाता था ये देख के कि भाई वो बंदा एक आतिश लौंडा था, वो सुबह आता था 7 बजे, जब खुलेगी वो तब आएगा, और रात को सबसे आखिरी में जाएगा। और ऐसे कई सारे बच्चे थे जो ओवर द पीरियड ऑफ 3 months, जब मैंने वो मैनेज किया तो धीरे धीरे बढ़ते गए। सुबह आ रहे हैं, रात को जा रहे हैं। मैं उनसे पूछता रहता था ऐसा क्या है जो तुम्हें इस नौकरी में मिल जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा डिफरेंट माइंडसेट से था कि तुम फ्रीलांस कर लो, टेक में कुछ सीख लो, कोडिंग सीख लो, ये कर लो, वो कर लो, कितना ही पैसा मिल जाएगा। सबका गोल बहुत सिंपल था, क्लरिकल नौकरी भी मिल गई ना तो भी हमें सही है, हमें जाना है, बैठना है, और फिर उसके बाद अंडर द टेबल हम काम कराएंगे लोगों के, और पैसा आएगा, और उसके बाद देखो हम कहाँ पहुँच जाते हैं। लिटरली, मतलब आई वुड नॉट से सब, लेकिन 60-70% ऑफ द पीपल दैट आई टॉक टू, उन सबका मोटिव वॉज कि कोई ना कोई एक मेरे को कुर्सी मिल जाए, और उसके बाद मतलब वो करप्शन से आई कैन बिल्ड अ गुड मतलब वेल्थ। तो बहुत स्टूपिड सी बात है। मतलब फिर तो मतलब कितने सारे लोग अपना मतलब ज़िंदगियाँ ख़राब कर रहे हैं इस चक्कर में, कि मतलब जस्ट टू बी वन ऑफ द मेनी पीपल हु आर करप्ट। हाँ, मतलब तुम UPSC में, जैसे UPSC का सिलेबस है, तुम जनरल पढ़ना शुरू करते हो, तुम धीरे धीरे रियलाइज़ करते हो कि यार गवर्नमेंट या जो भी शासक रहे जनरली, उन्होंने ये गलत किया, ऐसे पूरा थिंकिंग चेंज होती जाती है। तुम बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक खुद को दिखाने लगते हो, एटलीस्ट इन कॉन्वर्सेशंस क्लोज डोर। लेकिन तुम्हारे मन में जो वो वेल्थ का जो कीड़ा है ना, कि पैसा चाहिए, उसके लिए तुम वही सारी चीज़ें जाके करोगे जैसी तुम्हें कुर्सी मिलेगी। ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरे को ऑक्सीमोरॉनिक, हाँ, ऐसा लगता है कि तुम जिस चीज़, मतलब तुम लिख के आ रहे हो कि क्या क्या चीज़ें गलत है, और तुम वही करके आओगे जब तुम बन जाओगे। दैट इज़ ट्रू भाई। बट आई थिंक वो वाला प्रिंसिपल भी अप्लाई हो सकता है। इफ़ यू गाइज हैव सीन और रेड अबाउट स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। व्हाट्स दैट? मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, मस्ट हैव फॉरगॉटन। सुना है। अच्छा, तो स्टैनफोर्ड में एक डॉक्टर ने, एक साइकोलॉजी डॉक्टर ने, प्रोफेसर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इन विच दे पुट रैंडम लोगों को बुला के, ऐसे ऑडिशन जैसे होता है ना उस टाइप का, उन्होंने बुला के, एंड यू एक्चुअली नो दिस एक्सपेरिमेंट इन टुडेज वर्ल्ड ऑल्सो ये हो रहा है।
और बट उन्होंने फर्स्ट टाइम किया था ये कि उन्होंने रैंडम लोगों का ऑडिशन वगैरह करवाया। आई थिंक कुछ नंबर मुझे याद नहीं एग्जैक्ट कितने लोग थे, लेकिन लेट्स से 22 लोग थे कि 11 लोग एक टीम में, 11 लोग दूसरी टीम में। और उन्होंने क्या किया, 11 लोगों को पुलिस बना दिया और 11 लोगों को कैदी बना दिया। तो उन्होंने फिर छोड़ दिया, उन्होंने बोला दिस इज़ ये मतलब जेल टाइप का सिनेरियो है एंड यू हैव टू, ये रूल्स हैं, ये फॉलो करने हैं, ठीक है। तो वो शायद एक्सपेरिमेंट एक्स अमाउंट ऑफ डेज में होना था, मतलब लेट्स से 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक चलना था। वो एक्सपेरिमेंट बीच में रोकना पड़ गया था इस वजह से क्योंकि पीपल गॉट आउट ऑफ हैंड्स। कि पहले उन्होंने जीना हराम कर दिया जो जेल वाले थे कि वो रूल्स ही नहीं फॉलो कर रहे। फिर जब पुलिस वाले अपनी बदतमीजी पे आए, पुलिस ब्रूटैलिटी पे आए, तो फिर उन्होंने उनका जीना हराम कर दिया। मतलब इट वाज ऑलवेज कि जिसके पास पावर आई उसने एक्सप्लॉइट ही किया। किसी ने भी अपनी पावर को अच्छी चीज़ के लिए यूटिलाइज नहीं किया। न जेल जो प्रिजनर्स थे उन्होंने रिफॉर्म के लिए अपना एनर्जी यूटिलाइज करी, और न जो वो प्रिजन गार्ड थे उन्होंने अपना अथॉरिटी मतलब काम एंड मतलब ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यूटिलाइज करी। एक्सपेरिमेंट जो हुआ था उसका रियल लाइफ इम्प्लीकेशन बताता हूँ तुम्हें, तब तुम्हें रिलेट कर पाओगे उसको। बिग बॉस उसका रियल लाइफ इम्प्लीकेशन है। मैंने आज तक एक भी सीज़न नहीं देखा, बट पता तो है ना क्या होता है कि कुछ लोग घर में डाल देते हैं। बट वो तो स्क्रिप्टेड होता है ना, उन्हें तो बताया जाता है कैसे बिहेव करना है। हाँ हाँ, तो उनको भी बताया जाता था। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट में भी स्पेसिफिक रोल्स थे, पता था क्या करना है, सब कुछ करना है, बट कहीं पे ह्यूमन बिहेवियर फट जाता है। नहीं मतलब सेटिंग रूल्स इन प्लेस वर्सेस टेलिंग समवन की ड्रामा कर, अब ये वो डिफरेंट चीज़ है। हाँ नहीं, तो फिर भी तू एक बंदे को बोल सकता है ड्रामा कर, तो दूसरे बंदे को नहीं बोल सकता रिएक्ट कर। कैसे रिएक्ट कर। हाँ, तो रिएक्शन तो नेचुरली होता है। राइट। तो मतलब कुछ वो कॉन्सेप्ट जो है इट्स बिन डिराइव्ड फ्रॉम देयर, क्योंकि और वो जो प्रोफेसर था उसको बहुत सारे लोगों ने बीच में आके बोला था कि बंद कर दे, एक बहुत हाथ से बाहर निकल रहा है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। और उसको देखने में इतना मज़ा आने लग गया था उसको, एक्सपेरिमेंट को टीवी पे वो देख रहा था कॉन्स्टेंटली दूसरे रूम से। वो सो नहीं रहा था, वो कुछ नहीं कर रहा, वो देख रहा था कि अब क्या करेगा ये, अब क्या करेगा ये, अब क्या करेगा। तो वो इतना एडिक्टिव हो गया था कि उसको फिर बाद में बहुत जब रियलाइज, एक हफ्ते में रियलाइज हुआ, तो उसने फिर बीच में ख़त्म कर दिया कि भाई ख़त्म करो, क्या करो। तो कपड़े वपड़े उतरवाने लग गए थे यार। पूरा जेल वाला हिसाब बन गया था। रेवोल्यूशन होने लग गया था अंदर, यूनियन बनने लग गई थी, बहुत चीज़ें होने लग गई थी। बट देखना, मूवी भी बनी हुई है इस पर। कौन सी? स्टैंड प्रिजन अच्छा यही है। ओके ठीक है, देखते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक एवरीवन शुड लुक इनटू इट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। यार एक चीज़ ये है कि ऐसा क्यों है, मतलब हम बोल तो देते हैं कि सबको मतलब अपनी तनख्वाह से हट के अंडर द टेबल कमाने की इच्छुकता है, सबको इच्छा है, बट ऐसा क्यों है हमारे देश में? वो करप्शन जिसको हम इतना ज़्यादा बड़ा समझते हैं वो ख़त्म क्यों नहीं हो पा रहा है? कहाँ है प्रॉब्लम? यार देख, मेरे हिसाब से जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, तो पेपर देखे भी और अपने परिवार रिलेटिव्स में जो जिनको देखा है सरकारी दफ्तरों में काम करते हुए, मैक्स टू मैक्स जो थ्योरी है वो है कि 5 लेवल तक तुम एक करप्शन को कंट्रोल कर सकते हो। 6ठे लेवल पे आते ही ना तुम नहीं रोक सकते। और यहाँ तो इतने सारे डिपार्टमेंट है, तो 5 तो छोड़ ही दो, हज़ारों लेवल्स हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये है कि अभी जनरेशन चेंज हो रही है, मेरे हिसाब से पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है या हो चुका है। हमारी जनरेशन बहुत फटाफट ग्राफ आगे बढ़ रहा है, और पिछली जो जनरेशन थी वो उन्होंने बहुत क्या दुर्गति देखी है, पॉवर्टी देखी है, रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी। अब कोई एकदम बढ़ गया, कोई नहीं बढ़ा। तो अंडर द टेबल उनके लिए नॉर्मल है, क्योंकि उन्होंने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कोई डॉक्यूमेंट चाहिए सरकारी, कोई रजिस्ट्रेशन करा, तो उन्होंने उस सरकारी बाबू को भी अंडर द टेबल दिए। तो उनके लिए वो सांस लेने के बराबर है मेन स्ट्रीम। जैसे आज हम सिविल राइट्स की बात करते हैं, ज़्यादा स्कोप बड़ा हो रहा है, हम आज बात कर रहे हैं। पहले कहाँ था इतना? पहले ये था सुबह गए रात को आ गए, काम हो गया, बस इतना नहीं था। सोशल मीडिया वगैरह है, वो भी हमारी जनरेशन यूज़ करती है। पुराने लोग तो मोटा मोटा फेसबुक पे हैं या फिर कहीं और हैं, बस रील्स देख रहे हैं, उनको उतना नहीं इंटरेस्ट। तो अभी भी वही जनरेशन चल रही है, धीरे धीरे फिल्टर आउट होगी। और उसके बाद जब हम आएंगे तो आई थिंक थोड़े एथिक्स ऊपर आएंगे कि नहीं, करप्शन नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट पब्लिक वर्क्स में तो मत करो। जहाँ प्राइवेट वर्क्स हैं, क्योंकि करप्शन को तो तुम रोक ही नहीं सकते किसी भी हालत में। जहाँ बंदे को 6 दिन में नहीं 5 दिन में कराना है, वो 3 दिन में कराने के पैसे देगा। और सामने वाले की जब सैलरी 65,000 है, 35,000 है, उसको दिख रहा है कि यार 50 लाख आ रहे हैं,
मेरे मतलब कितने साल का CTC हो गया कवर, तो वो मना नहीं करेगा, वो इंसान की फितरत है। एंड आई ऑल्सो थिंक कि जैसे जैसे मतलब ऑल्दो हमारी जो पब्लिक वर्क है उसमें काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंसी है, ये नोन है राइट, कि सरकारी कामों में या जुडिशरी में बहुत इनएफिशिएंसी होगी फॉर श्योर प्रोसेसेस में। तो विद टेक्नोलॉजी अगर वो इनएफिशिएंसीज धीरे धीरे कम होंगी तो काम भी जल्दी होने लगेंगे। एंड आई थिंक आम आदमी, मैं जनरल ये नहीं बोल रहा पैसे दे के जेल से निकलने वाले, बट डे टू डे में जो आम आदमी पैसे खिला के अपना काम करा रहा है वो इसलिए करा रहा है कि थोड़ी मेहनत और थोड़ा समय बच जाए, हाँ, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो आई थिंक वो दोनों चीज़ें अचीव हो जाएंगी बिना पैसे दिए, कि जल्दी काम हो रहा है और क्या बोलते हैं, बहुत वेट नहीं करना पड़ रहा, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लग रही, कंप्यूटर से घर से हो जाती हैं चीज़ें, तो कहाँ ही पैसे खिलाए जाएंगे फिर। तो करप्शन उससे भी आई थिंक छोटे लेवल पे तो वहाँ पे सॉल्व होगा, बड़ी चीज़ों में आई डोंट थिंक इट विल चेंज। भाई पता है बात क्या है, जब कोई नया एवेन्यू खुलता है ना एक चीज़ को सॉल्व करने के लिए, तो सरकार या सरकार भी छोड़, एक ह्यूमन उसका पहले लूप होल निकालता है, फिर वो एवेन्यू निकालता है। ओके, तो कोई भी नया लेजिस्लेशन आ रहा है, पार्लियामेंट में डिबेट हो रहा है, तो उसका पहले ही एंटीडोट निकल चुका है मार्केट में। तो कोई अगर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं बंदा बैठा है जो सर्वर में या कहीं ना वो इनपुट डाल रहा है, तो अब वो खाएगा, चाहे उसके ऊपर वाला ना खाए। ये बहुत छोटा सबलाइम एग्जांपल है। तो करप्शन एज एन एम्बेडेड है हमारे दिमाग में, कि हमने देखा है करते हुए काम ऐसे ही होते हैं। और सबसे बड़ी बात दूसरी भी, कंफर्ट जोन। बंद पब्लिक वर्क्स वाले ना, या तुम जाके देखोगे वो बस बैठे रहते हैं, उनको काम नहीं, वही जो आपने पहले अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि बस बैठ जाओ काम कर लूँ सुबह से शाम, बस सैलरी मिल जाए। अब उनको बताओ कि यार ये 10 स्टेप एक्स्ट्रा हैं, यहाँ पे ये कनेक्ट करना है, फिर ये क्लिक करना है, इसकी बायोमेट्रिक लेना है, वो नहीं करेगा। अभी आधार कार्ड में जाओ तुम बायोमेट्रिक कराने जाओ, 6 घंटे लग जाते हैं, क्या अंगूठा ही तो लगाना है। सर्वर नहीं आ रहा, कोई सामने गांव से आया, तुमने उसको बोल दिया पीछे से नेट नहीं आ रहा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया पीछे से क्या होता है। पीछे से नेट नहीं आ रहा, बस वो बंदा कहीं बेचारा दूर झारखंड और दिल्ली से आया है, ट्रैवलिंग करने आया, अपना एड्रेस, उसको भी दिक्कत हुई थी कि मुझे अपडेट कराना है। तुम जाओ भाई देख, बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत वैसे कुछ है नहीं, वो आलसी है। उसको एक दिक्कत दिखी ना कि वाईफाई भी डिस्कनेक्ट हो गया फॉर एग्जाम्पल, उसको नहीं माथा मारना, उसको मिल रही है सैलरी भाई, और उसको कौन टोक रहा है। इनको सस्पेंशन मिलती है, रस्टिकेट नहीं होते लोग, क्योंकि सरकारी नौकरी है। और प्राइवेट में जाके देख, 1 घंटे की छुट्टी ले, 1 घंटा लेट हो जा तो तेरी आधे दिन की सैलरी काट लेंगे। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे, व्हाट टू और हाउ टू थिंक कोई जरूरत ही नहीं है। तो लेकिन अगर हम इसको दूसरे तरीके से सोचें, इसको हटाएं ना, इसको लीगलाइज कर दें करप्शन को, इन अ सेंस कि मतलब जैसे अगर क्लर्क है वो हर फाइल पे पैसे खाता है, इंसेंटिवाइज कर दो, इंसेंटिवाइज कर दो। गवर्नमेंट ने पूरा खर्चा नहीं उठा पा रही गवर्नमेंट किसी का, बहुत फैक्ट है। कोई वो इतनी सैलरी दे ही नहीं पा रहे, वो ना वो इतने पर्क्स दे पा रहे हैं, सब नाम के पर्क्स हैं, सिर्फ जॉब सिक्योरिटी के लिए लोग कर रहे हैं, ना सैलरी इतनी है ना पर्क्स कोई ऐसे। लाल क्वार्टर वाल्टर में जाके देखो, घर चुनने से घर बना रखे हैं। तो मतलब ऐसे कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा नहीं है आज की डेट में, बस सर पे छत है। तो वो उसको हटा के अगर तुम बोल लो कि, और हम जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे कि ये लोग काम नहीं कर रहे एफिशिएंटली, तो अगर तुम बोलोगे कि जैसे ओला ने और उबर ने पूरी मार्केट कैप्चर कर ली, अनऑर्गेनाइज मार्केट को बहुत ऑर्गेनाइज कर दिया। कैसे किया? उन्होंने बोला कि भाई कोई अगर ड्राइवर, शुरू में जो आया था इनकी इंसेंटिव्स, कि कोई अगर ड्राइवर दिन की 10 ट्रिप्स कंप्लीट करेगा उसको पैसे तो मिलेंगे, वो 10 ट्रिप के बोनस भी होगा, उसके ऊपर से 3,000 रुपये दिन का देंगे उसको। तो तुम इंसेंटिवाइज कर दो तुम जो, और तुम मतलब जो एंड यूजर है जो हम हैं, हमें बोल दो कि भाई ये लीगल तरीका है, तुम्हें हर फाइल पे 500 रुपये और देने जो इस बंदे की जेब में जाएंगे, जो क्लर्क होगा, ये हम तक गवर्नमेंट में है, उस पर टैक्स हटा दो। डिलीवरी टाइम चूज कर लो ना, वही भाई 6 महीने में अगर वो चाहिए जज से तो इतने पैसे फ्री, और अगर जज कल बैठ के तुम्हें बता दे तो दो भाई 1 लाख रुपए। तो क्योंकि ये हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। तत्काल पासपोर्ट भी तो बनता ही है ना, एक हफ्ते में। जो चीज़ 6 महीने में होती है या 1 महीने में होती है, 3 महीने में होती है, वो 3 दिन में भी होती है। बट पता है उस समय ऐसे रूल्स अभी भी हैं, हाँ, बट हमें पता नहीं है। बट वो मैं वो कह रहा हूँ, वो गवर्नमेंट पे है ना, मतलब कि वो गवर्नमेंट के पास जाएंगे तत्काल में। अगर मैं पासपोर्ट कैसे ही बनवाऊँ, गवर्नमेंट के पास ही जाएगा पैसा। हाँ। मैं कह रहा हूँ बंदे को इंसेंटिवाइज कर दो ना, कि अगर केशव 100 फाइल्स डील करेगा दिन की, मतलब आगे करेगा अच्छे से ड्यू डिलिजेंस करके, तो उसको इतने पैसे मिलेंगे। जितने पैसे वो ब्राइब से कमाएगा उतने ऑलमोस्ट पैसे उसका कमीशन बना दो ना, और उसको टैक्स फ्री कर दो। देख अपने एग्जांपल में, यू नो केशव, सो यू आर गिविंग हिज नेम एज एन एग्जांपल। तो एक देश को देख,
वो जो बंदा जिसको तू केशव की जगह पे बिठा रहा है अभी, उसको हम नहीं जानते, ठीक है। तो जैसे अभी भाई ने बोला कि फटाफट जजमेंट चाहिए तो 1 लाख रुपए दो, फॉर एग्जांपल। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसे देते हैं, जजमेंट लेट हो, वहाँ पे करप्शन कैसे रोके? अब वहाँ भी इंसेंटिव लाएगा, और इंसेंटिव की भी विंडो होगी। नहीं, वो तो अनएथिकल हो गया ना। अनएथिकली तो वो है भाई। लेट कराना तो अनएथिकल हो गया, जल्दी कराना तो स्टिल एथिकल ना। हाँ, मतलब एक सही तरीका भी तो है ना कि अब तो मतलब वही वाली बात है ना कि अगर मैं बोलूँ कि यार मेरा पासपोर्ट जल्दी बना दो, तू आके बोले नहीं यार तुम मुझसे कितने भी पैसे ले लो, उस बंदे का पासपोर्ट नहीं बनना चाहिए। बट इसकी कोई लिमिट नहीं है ना भाई, देख जैसे अरे जो चीज़ें हो सकती हैं एथिकली, मैं कह रहा हूँ उस पर तो इंसेंटिवाइज कर सकते हाँ, हैं ना। होने को सरकार क्या क्या नहीं कर सकती। आई थिंक हर चीज़ यार मतलब कितनी सारी चीज़ों में, जैसे एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है उसमें भी टैक्स फ्री तो कर ही रखा है ना, हाँ। प्रमोट करने के लिए कि भाई लोग और करें। अब इन चीज़ों को भी करना चाहिए कि भाई लोगों, पीपल शुड हैव एन इंसेंटिव टू बी ऑनेस्ट, एक टू पर एक मेंटेन छोटी सी इंटेग्रिटी। चीज़ है, मेरा जनरल थॉट इस तरफ जाता नहीं बिकॉज मेरा थॉट थोड़ा कैपिटलिस्टिक साइड पे रहता है, पर आई फील कि जब फिर वो इंसेंटिव ना एक माइंड स्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट कर देगा दैट बिना इंसेंटिव के नोबडी वुड वर्क, सो द डिस्पैरिटी बिटवीन, अभी भी कोई नहीं कर रहा ना, लेकिन मतलब अभी भी कोई बिना इंसेंटिव के काम नहीं कर रहा ना। नहीं, मतलब जो पब्लिक वर्क में जनरल लंबा लंबा खिंच रहा है, तो मतलब कुछ तो प्रायोरिटाइजेशन अभी भी चल रहा होगा ना कि मुफ्त वाले भी बिना पैसे लिए अंडर द टेबल उनका काम किसी एक पेस पे हो रहा होगा। स्लो है, बहुत स्लो है वो मेरे को पता है, आई फील कि वो और ज़्यादा स्लो हो जाएगा। कितनी मूवीज़ हैं इसी चीज़ पे तो बनी हुई है कि होता ही नहीं है वो काम, स्लो और ना होने। भाई अगर तेरे स्लो का डेफिनेशन 50 साल है, हाँ हाँ वो ना होने के बराबर है, हाँ हाँ, तो अग्रीड। दैट इज़ नॉट हैपनिंग। मैं कह रहा हूँ तुम डबल पैसे दे दो, तुम जितना ब्राइब ले रहे हो उससे ट्रिपल कर दो, लेकिन एक टैट होना चाहिए, डिफाइन टैट होना। तुम्हारा एफर्ट उस पैसे को छुपाने में नहीं कि या उससे टैक्स निकालने में नहीं जाना चाहिए। सरकार का एफर्ट जाना चाहिए उस टैट को मेंटेन करने में। जो अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि टाइम ओवर मनी यार, कि मतलब तुम्हें टाइम इंश्योर करना चाहिए भाई। तुम्हें वैसे भी नहीं आ रहा, सरकार को थोड़ा एक एक्सेप्टेंस ले लेना चाहिए कि हम हर पूरा 100% टैक्स नहीं निकाल सकते, तो ठीक है कुछ चीज़ें लीगलाइज कर देनी चाहिए कि भाई अबे उनको एफिशिएंसी से मतलब ही नहीं है ना, उनको देश चलाना है, ठीक है। ये सब तुमको करना पड़ तो रहा है। एफिशिएंसी ग्राउंड लेवल पे ठीक होगी तो अभी तो देश ठीक होगा ना आगे। उनको उससे अभी मतलब नहीं है, किसी सरकार को नहीं होता, उनको वो सीट चाहिए, सीट बैठने के लिए। अब जैसे नेशनल इनकम भी देखते हैं, तो अभी आधार कार्ड वाले में जाएगा तो फॉर्म 1.5 रुपये का है। हमारे लिए 1.5 रुपये क्या है? मैं तो अभी रिक्शे में आया हूँ, जितने भी 30-40 रुपये लगे हैं, लेकिन 1.5 रुपये कुछ सोच समझ के बनाया है कि गरीब से गरीब भी जो महीने के 1000 कमा रहा है वो भी खरीद ले, उसका 1.5 जाए। तो फिर सोच, तो अभी इंसेंटिव की बात कर रहा है कि 500 रुपये और, तो उस गरीब का कैसे होगा फिर? वो तो दे नहीं पाएगा 500 रुपये। मतलब कुछ एक मिडिल ग्राउंड तो आ जाएगा। हाँ, मैं एक्चुअली मैं उसी डिस्पैरिटी की बात कर रहा था कि Exactly. वो क्रिएट हो जाएगी। It's पर complicated. आई फील कुछ कि middle गरीब ground इंसान तो भी आएगा। अगर उसको एक एंड गोल पता होता है ना कि इतना लगना है और ये मतलब जो स्टीरियोटाइप्स भी उठा के देख लिया यार कि मूवीज़ वगैरह में जॉली एलबी टाइप की जो मूवियाँ बनी हैं उसमें वो ये तो दिखाते हैं, वो जो प्रेमिस होता है इनिशियल प्रेमिस के, एक क्रुकेड लॉयर था, उसने बोल दिया इतने पैसे दोगे कि काम हो जाएगा। उस गरीब इंसान ने कुछ भी करके वो पैसे जुगाड़ लिए। प्रॉब्लम ये नहीं है पैसे जुगाड़ लिए, प्रॉब्लम ये काम नहीं हुआ उसका, फिर वो काम उसका टाइम में नहीं हुआ तो दे कमिटेड सुसाइड और दे डाइड इन दैट प्रोसेस। मतलब जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इंसेंटिवाइजेशन, आई एग्री दैट इट विल वर्क, बट उसके लिए एक आइडियल केस बनाना पड़ेगा। वो मेरे को कुछ तो स्टार्ट होना चाहिए, दैट शुड इनकम शुड बी टैक्स फ्री। वो जब तक नहीं करेंगे ना, अब यार अगर मुझे पता है, तू खुद सोच यार, ब्लैक मनी कमाना आसान तो होता है लेकिन उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। कितना भी आसान हो, कितना भी बड़ा अफसर हो, सबके जिसके पकड़ने शुरू होते हैं ना फिर वो बहुत बुरी तरह फंसता है। तो इससे अच्छा अगर मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं 2 पैसे कम कमा लूँ लेकिन वाइट कमा लूँ और टैक्स फ्री कमा लूँ। ब्लैक मनी टैक्स फ्री तो होता है ना, हाँ, तो लेकिन सुकून से तो बैठूंगा। अबे पर इंसान की तू बाहर जाके देख, मैं तो कोर्ट में, इंसान की वो सोच है ही नहीं। मैंने भी ईगो की बात की थी ना, 100 रुपये का केस 10 साल चल रहा है, तो वो तू कह रहा 2 पैसे कम सुकून, उसको सुकून चाहिए नहीं, उसको फटाफट पैसे चाहिए कि 2 पैसे और मिल जाए, चाहे मैं रात को पार्टी करूं या ना, सुकून से ना सोऊं। यार आई फील कि विन विन सिचुएशन है, क्योंकि एंड यूज़र भी देना चाहता है। एंड यूज़र तभी, मतलब हमारा खुद का नेचर ऐसा है कि हम खुद जाके पूछते हैं कि सर चाय पानी ले लो, काम कर दो। हम अपने आप पूछते हैं, कोई नहीं सिखाता हमें बचपन से, स्कूल से निकलना स्कूल में सिखाते हैं ना, हमारे पापा सिखाते हैं ना हमारे कोई खानदान में सिखाता है कि भाई ऐसे ब्राइब करते हैं। सब खुद सीखते हैं, ठीक है। तो वो इनेट वो है क्वालिटी कि भाई बेस्ट टाइम ओवर मनी, अगेन इट्स इमोशन कि भाई जल्दी काम कर, तू पैसे ले ले टाइम को।
और वो पैसे अगर मतलब वो सामने वाले को लीगलाइज कर दो तुम लेना, तो उसको छुपना ना पड़े। तो मतलब ये वो मैजिस्ट्रेट वाली बात जो थी, तो शुरू में कह रहा था कि मैजिस्ट्रेट वहीं के वहीं रियलाइज कर सकता है कि भाई ये ठीक है, ये कितना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। वही सेम चीज़ तुम पुलिस वालों को भी कर सकते हो। पुलिस वाला भी यार ऐसे ही तो बन नहीं जाता ना। आई डोंट थिंक कि लोगों को आज तक पता है कि पुलिस वाले, हर किसी को, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अपने आप को एज एन एग्जाम्पल मानूँ, मुझे नहीं पता पुलिस वाले कैसे बनते हैं। तो अब कुछ एग्जाम होता है, कुछ होता है, कैसा होता है, क्या प्रोसेस होता है। अगर मैं कल को खड़ा हो जाऊँ, मुझे पुलिस वाला बनने में, बन भी सकता हूँ, नहीं बन सकता, तो वो सब क्राइटेरिया नहीं पता, वो कॉमन नॉलेज नहीं है जब तक कोई ढूंढे ना। और जबकि सड़क पे 100 खड़े होंगे, अभी बाहर चले जाओ तो ऐसी चीज़ें, इतनी कॉमन चीज़ है, लेकिन पता ही नहीं कि कैसे बनते हैं। तो अगर वो जो ट्रैफिक पुलिस वाला है, उसको यार वो इतना पढ़ के तो पहुंचा ही है ना वहाँ तक कि उसको इतनी अकल है कि भाई इसने अगर रेड लाइट तोड़ी है और ये नशे में नहीं है तो इतना बड़ा क्राइम नहीं है। लेकिन अगर ये नशे में है तब भी इसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, शराफत से चला के हमने पकड़ लिया इसको, लेकिन चुपचाप जा रहा था, तब भी इतना बड़ा क्राइम नहीं है। अगर इसने किसी को ठोक दिया तो उसकी डिग्री बढ़ जाती है क्राइम की। तो वहाँ पे भी खड़े होके मतलब फैसला तो ले ही रहा है ना, वो पैसे खा रहा है, इन एनी केस वो खा रहा है, तुम्हारे पास नहीं आ रहा वो पैसा। वो उसके एक सिंगल एक्शन से कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं हो रहा, लेकिन जब वो बुक में लिख दिया जाएगा ना, तब वो प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। एग्जैक्टली यही पॉइंट है। क्योंकि देखना तो अभी एक सिनेरियो की बात कर रहा है, पीछे हज़ारों गाड़ियाँ खड़ी हैं, बहुत टाइम लगता है, और ये तो कॉम्प्लिकेटेड हम सिर्फ इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, और थोड़ा एथिकल, इसमें तो रिलीजन भी घुसा दे भाई। रिलीजन, एथनिसिटी, कास्ट सब घुसा दे, अपने जगह, अपने हर जगह चलता है। कोई पुलिस वाले किसी को अलग ट्रीट कर रहे हैं, कोई किसी को अलग ट्रीट, उनको पैसे भी नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं मैं तेरी कंप्लेंट लिखूंगा ही नहीं क्योंकि तू XYZ कम्युनिटी से है। अब इसमें एथिक्स कितना ही घुसा ले, लॉ में पढ़ा ले या फिर कहीं पढ़ा ले, कोई दिक फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें यार बैठ के बातें हो सकती हैं, और लेकिन वही है, सिस्टम में घुसो, करप्ट बन के घुसो, फिर ऊपर जाके चेंज करो। अब वो बंदे के कितने मॉरल स्ट्रॉन्ग्स हैं कि वो अंदर जाके भी, करप्ट होके भी, ऊपर पहुंच के अभी भी उसके अंदर वो इच्छा है कि मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। हाँ मतलब आई थिंक पर्सनल बिलीफ है मेरा कि आई हैव अ पर्सनल फिलोसफी कि मतलब आई फील कि कोई जानबूझ के, मतलब मेटाफोरिकल एग्जांपल है, कोई जानबूझ के लेट नहीं होता। तो वैसे ही मेरे एक दिस ऑल्सो ट्रांसलेट्स इनटू अदर थिंग्स, कोई जानबूझ के चोरी नहीं करता, कोई जानबूझ के भीख नहीं मांगता, कोई जानबूझ के करप्शन नहीं करता, बट इट्स ऑलवेज देयर इज ऑलवेज एन अंडरलाइंग प्रॉब्लम दैट दे आर ट्राइंग टू सॉल्व। और वो अगर इफ़ वो अंडरलाइंग प्रॉब्लम तुम शुरू में ही मीट कर दोगे ना, कि जिससे पहले वो बहुत बड़ी हो जाए, कि ग्रीड भी लेवल्स में होता है। अगर तुम किसी को लालच को इतना बढ़ने ही ना दो, तुम उसको शुरू में ही वो कर दो, यार ठीक है तेरी बेसिक नीड्स मेट हो रही हैं, ये वो रहा, आई फील 80% लोगों को संभाला जा सकता है, 20% तो निकलेंगे एक्सेप्शन। दैट इज ट्रू। इट्स लाइक एथिकल कनंड्रम विद इन एन एथिकल कनंड्रम। कि पहली चोरी उसने ब्रेड खाने के लिए की थी, अब उसको चस्का चढ़ गया, फटाफट पैसे मिल गए, दूसरी चोरी अब ड्रग्स के लिए कर रहा है। हाँ। तो 10वीं चोरी तक तुम उसको पहली बार रोक दो, लेकिन उसको जेल में मत डालो, उसको खाने के, उसका वो बनाओ ना तो लाइवलीहुड। इसको डेटरेंट थ्योरी बोलते हैं, लेकिन इसको ना बड़े स्केल पे लागू करना बहुत मुश्किल है। छोटे स्केल पे ठीक कहीं है, कर दो यार। क्योंकि जो लागू कर रहा है ना वो भी सामने दुखी है। या मैं तो कह रहा हूँ छोटे स्केल पे भी तो कोई करे। अब हम ये बहुत सारी चीज़ें ये बोल के टाल देते हैं कि ये बड़े स्केल पे हो ही नहीं सकता, तो छोटे स्केल पे तो करके दिखाओ। तुम एक बंदे के साथ तो करके दिखाओ, पॉसिबल है। तुम कोई किसी के साथ भी नहीं कर रहा और फिर बोल रहे हैं कि बड़े स्केल पे नहीं हो सकता। अरे यार तुम कोशिश नहीं करोगे तो पानी भी नहीं पी सकते। पर अपने देश में प्रेसिडेंट वही चलते हैं ना, नंबर ला के दिखा। पहले कितनी रिपोर्ट्स आई है कंसेंसस और सेंसस की, अब तक रिलीज भी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम इनटू अकाउंट प्ले नहीं कर रहे। वो ये है ऑफ कि कोर्स मैं बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि तुम मतलब ये सारे जो टेस्ट है ना, उसके लिए एक छोटा सा वो चाहिए होता है, एक ग्रीन हाउस चाहिए जहाँ पे करना है। वो ग्रीन हाउस तुम किसको समझोगे, कौन सी स्टेट को तुम वो समझोगे कि ये ग्रीन हाउस है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है या ऑपोजिशन है जो इस तरह के टेस्ट को होने देगी। मतलब वो सही बोल रहा है यार, 5 साल का जो टाइम है ना, उसमें अगर कोई सरकार, एक तो कैंपेन पे उनका इतना फोकस है, दूसरा वो कुछ काम भी कर रहे हैं उस पर इतना ज़्यादा फोकस है। मतलब इतनी डाइवर्स कंट्री दुनिया में और कोई है ही नहीं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, और उसके बीच में तुम एक ऐसा ग्रीन हाउस एक्सपेरिमेंट अगर चाह रहे हो ना, उसको साकार करने के लिए इतना ऑपोजिशन तुम्हें मिलेगा, तुम लड़ते ही रह जाओगे बहुत समय तक। मतलब वो बहुत चिकन एंड एग वाली प्रॉब्लम है ये। आइडियलिस्टिकली आई एग्री कि ऐसे बहुत सारे सोल्यूशंस हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन से उठ के एक देश में आ सकते हैं, बट इंडिया जैसी कंट्री में ये एक्सपेरिमेंट्स रन होना मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मीटिंग ऑफ माइंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत मुश्किल से होता है। सब
क्योंकि वही है ना, सबको एट द एंड ऑफ द डे पैसा चाहिए। हाँ मतलब जैसे शुरू जहाँ से हमने करी थी बात कि भाई अगर पैसा नहीं मिलेगा तो वो करेंगे, पैसा वो वाला नहीं, तनख्वाह वाला। हाँ कि मतलब मोटा पैसा नहीं मिलेगा, अंडर द टेबल नहीं मिलेगा, तो हम वो उस तरफ सोचते भी नहीं है। हाँ अभी जो जवान मूवी आई है उसमें भी उन्होंने ये दिखाया, अगर अब किसी तो ने सिनेरियो देखना, अगर एक पीएचडी होल्डर चपड़ासी या पीएन का पेपर दे रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है ना हमारे देश में। वो उस टाइम को फिग्मा या वेबफ्लो या स्किल सीख के वहाँ मोनेटाइज नहीं कर रहा, वो पीएचडी होल्डर है भाई, और वो चपड़ासी का पेपर यार दे तो रहा है। लेकिन एक बात बताना है इसमें मुझे, एक मतलब अगेन आई डोंट कम फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन द एजुकेशन सिस्टम वाला फिलोसफी। अगर उस चूतियों को पैसे चाहिए थे तो पीएचडी क्यों कर रहा है? कौन सी पीएचडी में पैसे मिल रहे हैं? मेरे ख्याल से 10% पीएचडी को पैसे मिलते होंगे। तूने पीएचडी किया क्यों? तूने अपनी 28 साल तक तू पढ़ रहा है यार पता तो, और है तुझे पैसे चाहिए और फिर तू पीएन के वो दे रहा है। बहन चोद, अगर इतने तुझे वो चाहिए तो मतलब कुछ और करना काम। इसमें पता है सोसाइटल फैक्टर्स आते हैं। जैसे तू अभी ड्रेस्ड है, तू इंग्लिश बोल सकता है अच्छी, बहुत ग्राउंड लेवल की बात बता रहा, तो अभी पीएचडी करके इंग्लिश आती है? सुन तो ले, तो अभी यूपी या झारखंड जाएगा ना, तेरे को हाथ जोड़ के साफ 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 बैठो, जबकि तेरी कोई पोजीशन नहीं है। हाँ ठीक है, और यही सेम चीज़ तो दिल्ली में अगर कोई पूछेगा भी नहीं, नॉर्मल है तेरे लिए यहाँ पे। हाँ। तो उनके एक्सटर्नल बैकग्राउंड एनवायरनमेंट के हिसाब से जब उनको पीएचडी करी तो उनको अंदर से वाहवाही मिली कि पढ़ा लिखा आदमी है। पढ़ाई का भाई बहुत जोर है हमारे देश में यार। तो वही तो कह रहा हूँ भाई, ये तो बहुत ज्यादा। स्लेव मेंटालिटी है ना। तुम 28 साल तक तुमने वेस्ट कर दिया, अब तुम काम करने निकल रहे हो, तुम बोल रहे हो मुझे कोई एम्प्लॉय नहीं कर रहा। ये भी है, और एक नुआंस एक और है जो मैंने अपनी फैमिली में ही देखा है। तो जैसे मेरे पास क्या प्रिविलेज है कि मैं दिल्ली में हूँ, मेरे पास ये प्रिविलेज है। जैसे मैं हरियाणा से हूँ, मेरी फैमिली, तो मेरे जो रिश्तेदार हैं जिनके बच्चे हैं वो सब हरियाणा में गांव वगैरह में है। मैं क्यों वो चीज़ें कर पा रहा हूँ जो मैं आज कर पा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कोई बहुत स्मार्ट इंसान हूँ, मैं बस सही समय पर सही लोगों के साथ था। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव कि मैं दिल्ली में हूँ, मेरे को तू मिल गया, मेरे को फाउंडर्स मिल गए, सही जगह पे था, थोड़ा स्मार्ट था, थोड़ी चीज़ें कर ली, वो प्रिविलेज है। मुझे क्या करना है इंटरनेट से पैसे कमाने हैं, ये भी मुझे कैसे पता चल गया? क्योंकि मैं दिल्ली में रहता था, मेरे को इंटरनेट जल्दी मिला। मैं इंटरनेट पे मैंने पहले सोशल मीडिया से शुरू करा, फिर यूट्यूब, ये वो मैं सीखता गया, मेरा वो बढ़ता गया। उनके पास वो था ही नहीं। तो जो तू बोल रहा है ना कि पीएचडी क्यों करी, उसको उस टाइम तक जब तक वो पीएचडी करने गया और कर रहा था ना, उसको पता ही नहीं था कि इसके बाहर भी कुछ है। वो जब उसने कर ली और फिर प्रॉबेबली वो किसी उससे अपने, अरे मैं गांव वाले की बात ही नहीं कर रहा, तू दिल्ली में और देखिया जाके। ब्रो 70% देश मतलब वहीं से आता देश है। तो यार पूरा मैं तो 70-80% वहीं बसा हुआ है ना। मैं अबे तू ठीक है, प्रिविलेज लोगों की बात कर ले यार, वो क्यों, वो क्या कर रहे हैं? नहीं, उनको तो बदलने में लगे ही दैट इज ट्रू, देख कंजर्वेटिव फैमिलीज भी होती हैं, मेहनत करो निकल जाओगे, मेहनत करो निकल जाओ। मैंने तो ये सुना है बचपन से, अभी भी उसी जज का पेपर यार। उस पे तो मैं बोलूंगा ये कौन से बालक हैं जो इतनी सुन रहे हैं फैमिली की, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये अच्छा सॉरी यार सब ट्वीट कर दिया यार मम्मी तेरे को को बता मैंने। रहा हूँ। वो सुनता है भाई अपनी मम्मी की। देख सुनते तो हैं, ऐसी हाँ, बात वही मैं है। कह रहा हूँ। अरे मैं टॉन्ट नहीं मारा, मैं जनरली बोल रहा हूँ इसका टोन में मानता भी नहीं, देखो अलग से बताऊंगा मैं। लेकिन हाँ यार, घर पे सबका अलग अलग होता है, ठीक है। अब जैसे मेरे घर पे पर्सनल केस चल रहे हैं, तो अभी मेरी मम्मी है तो उनको मुझे देखना है। हाँ। तो उनका ये है कि बेटा मेहनत कर ले, निकल जाएगा। तो मैं जज का पेपर दे रहा हूँ, अभी यूपी का दिया था 6 नंबर से रह गया, तो अब लगता है हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन अब दिख रहा है, या पहले भी पता था कि दिल्ली में हूँ, अब प्लान बी या सी या डी होने चाहिए, ठीक है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि साल में एक चांस है तो 32 साल की उम्र लिमिट है तो यही देता रहूँगा। अब 1970s का ज़माना नहीं है। इट्स लाइक तुम कोई जो आजकल इज़म चलते हैं ना, कम्युनलिज्म, ये इज़म, ये वाले जो आइडियोलॉजी है, ये 70s मेरे हिसाब से 1790s में सही थे, क्योंकि तब इन्फॉर्मेशन इतनी वर्सेटाइल नहीं थी। तुमने एक लेनिन की किताब पढ़ ली तो तुम वही बन गए, मार्क्सिस्ट जो भी है। पर आज अगर तुम कह रहे हो ना एक किताब पढ़ के कि तू वही है, तो तुम गधे हो, राइट। क्योंकि दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू तेरे आगे है भाई, तू नहीं पढ़ रहा। तो अगर मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मैं सिर्फ जज का पेपर दिए जा रहा हूँ, मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो मुझे बता रहा है कि यार वेबफ्लो भी है, फिग्मा भी है, ये भी है, तो मैं वो ट्राई नहीं कर रहा, तो फिर अल्टीमेटली मैं ही कर रहा हूँ, तो मैं बाद में किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। चलिए तो फ्यूचर की बात हो गई, लेकिन जो गाँव से आ रहा है, जो कि ज़्यादा मेजोरिटी पॉपुलेशन हमारी इंडिया की वहीं से है, और इवन विद इन दिल्ली, तो ईस्ट दिल्ली चले जा, कॉन्जर्वेटिव फैमिलीज है भाई, कुछ नहीं करने देते बच्चों को। मैंने देखा है, मैंने लीगल एड ली है 4th या 5th ईयर में। वो कहते हैं कि अच्छे खासे परिवार से, बढ़िया मस्त बिल्डर, और कह रहे कुछ करने नहीं देते, कुछ हाथ में नहीं देते, बस यही पढ़ ये निकाल। तो वही मैं कह रहा हूँ, वो तो माइंडसेट ब्लॉक है ना। मतलब यू कांट ब्लेम द सिस्टम। सिस्टम को तो कोई ब्लेम नो नहीं डाउट। मैं ये सुनते रहता हूँ कि भाई जॉब नहीं है मार्केट में, ये नहीं है, वो नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। यार देख, जॉब हमेशा है। जॉब तू जो चाहता है, अब तू बोले कि भाई मैं आईएएस नहीं बन पाया,
तुम खुद बता रहे अपने मुंह से 700-800 सीट है, तो सात ऑब्वियसली तू नहीं बन पाया ना फिर। जब पूरे देश में लाखों बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, लाखों लोग, बच्चे भी नहीं, बड़े बड़े लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली तेरा प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और तू अपनी ज़िंदगी गुजार दी कि मैं उन 700-800 लोगों में से एक नहीं बन पाया एवरी ईयर, तो मतलब दैट्स नॉट अ सिस्टम फॉल्ट। इट्स नॉट हेल्दी। हाँ, इट्स अ पर्सनल फॉल्ट कि मतलब तुम यू शुड डू समथिंग एल्स ना भाई, कुछ और करो, रिक्शा चलाओ। मतलब ये बहुत क्रूड एग्जांपल है, मतलब मैं कह रहा हूँ जॉब की कमी नहीं है। दिस इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जहाँ पे तुम कुछ भी कर सकते हो, स्काई इज द लिमिट। यप, आई बिलीव दैट। मतलब और तुम्हें शुरू कहाँ से करना होता है? सर्वाइवल से, कि भाई तू इतना कर कि भाई तेरा घर चल जाए। उसके बाद तू वो करते करते सोचता रहे थोड़ा बेटर कर, वर्क ऑन बेटरिंग योर लाइफ स्टाइल, और फिर मतलब करके यू, मतलब अगर तेरी चाह होगी तो तू कमा लेगा यार। यार इंडिया की ब्यूटी तो ये है कि यहाँ पे वो भी है जो मिट्टी भी बेच रहा है, और वो भी है जो मिट्टी खरीद भी रहा है। देर इज अ पर्सन हु इज क्रिएटिंग वैल्यू आउट ऑफ नथिंग। डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स हमारी कंट्री में है। हाँ। बहुत सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी लगती है मुझे हमारी। बिल्कुल। ये मतलब शायद 1990s में ये केस नहीं होगा जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था, बट आई थिंक वी आर एट अ स्टेज के वेयर वी हैव अर्नड इनफ मनी इन 30 years कि हम खुद सस्टेन कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 30 years। वो हम, आई डोंट थिंक वी विल एवर गो बैक टू दैट काइंड ऑफ ए क्लोज्ड इकोनॉमी अगेन। पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, बट कर सकते हैं, दैट पोटेंशियल है। कोई सरकार की मैं बात नहीं कर रहा कि सरकार करेगी नहीं करेगी, मैं एक ह्यूमन लेवल पे बात कर रहा हूँ कि यार अगर मैं और केशव और नीतीश और मुकेश बैठ के सोचें कि यार हम एक दूसरे का हेल्प करके घर चला सकते हैं अपनी ज़िंदगी भर, तो चला सकते हैं। हाँ भाई, यार देख, मोटिवेशन विच इज स्टेम्ड इन रिस्क या नेगेटिव इमोशन, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अब तूने इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हो, 22 साल का लौंडा मिलियनर है, तू बैठा है दिल्ली में या 9 to 5 जॉब कर रहा है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मेरे चाचा हैं, वो उनकी महरौली में दुकान है केमिस्ट की, वो खुश हैं भाई, वो अपना कमा रहे हैं, उनका सही है। उनको इतना एक्सपोजर नहीं था, अब मुझे मिला तो मुझे महरौली से बाहर निकलना है। अब मेरे सपने बड़े हुए हैं, अब मुझे देख रहा है कि पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो अपने इंडिया में चॉइस तो है, लेकिन जो माइंडसेट है ना, जो कंट्रोल कर रहे हैं, वो जनरेशन पुरानी है और उनके हाथ में है भाई। तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो बड़े से बड़े पेपर मैंने देखे हैं, रिसर्च पेपर, थीसिस लिखने वाले इतने बढ़िया पेपर लिखते हैं भाई। मैंने DTU में जाके देखा था, वो बुढ़े लोग बैठे पढ़ते भी नहीं है, कहते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कहता है गधे, पॉसिबल नहीं है तभी तो उसको R&D बोलते हैं। इनोवेशन के लिए लाया हूँ मैं, तुम मना क्यों कर रहा है? पढ़ तो ले। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड क्या है, R&D में चल रहे हैं भाई वो। और ये DTU में चल होते हैं, रोबोटिक्स वगैरह सब होते हैं, लेकिन रिस्की इन्वेस्टमेंट ना कोई नहीं करता इंडिया में, मैंने ऑब्जर्व किया है। यप। कि फ्लिपकार्ट की जगह कोई ABC कार्ड कोई दूसरे उसमें पैसे लगा देगा, लेकिन कोई नया कुछ करना चाह रहा है ना पूरा हटके, तो भाई तू पहले नंबर ला। अबे नंबर लाने के लिए तो उसको पैसे चाहिए, तो वो मुश्किल है। और कहीं कहीं ये बूम हो रहा है, लेकिन भाई ये हम दिल्ली में बैठे हैं, जब दिल्ली में दिखता है तो हमको लगता है अच्छा हो रहा है, लेकिन कभी गुड़गांव के आगे जाके देख, अभी भी बुरी हालत है। और एग्रीकल्चर ये चलिए तो सब बहुत जनरल टर्म्स हैं, गुर्बत है अभी भी भाई। और पॉवर्टी में उनको एक ही दिखता है, मेहनत कर पढ़ाई निकल जाएगा, मेहनत कर। कोई हाउ या वाई नहीं पूछता, आंसर ही नहीं है। हम नहीं पढ़े, तू पढ़ेगा तो तू निकल जाएगा, ये माइंडसेट है। मेरी फैमिली में जो मैं बता रहा था, वो एमिटी का एक दूसरा कॉलेज है ना जो सिविल इंजीनियरिंग का, IP के 2-3 कॉलेज हैं जिसमें सिविल है, तो उसमें एक एमिटी भी है शायद कोई सा, जो गुड़गांव में कहीं कापाशेरा में है, पता नहीं IP के अंडर है या नहीं है। तो उन्होंने वहाँ से इंजीनियरिंग करी, तो मैं स्कूल में था, वो कर रहे थे, तो सबको ऐसा ही लगता था कि भाई इसने तो एमिटी निकाल लिया है, तो मतलब IP में आ गया है, पढ़ने वाला कितना है, जो कि अच्छी चीज़ है। मतलब खुश होते थे, बताते थे देख वो मेहनत करता है, तू भी कर। अब स्टेट ऑफ इवेंट्स ऐसा है, एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैंने मेहनत नहीं करी पढ़ाई में, उन्होंने जी तोड़ मेहनत करी, दिल्ली आके रहे, सब कुछ, मुझे सारा प्रिविलेज मिला। वो अभी हरियाणा में हमारे यहाँ पे कोई एक छोटी दुकान का काम करते हैं, क्योंकि मतलब वो यहाँ से पढ़ के भी गए, उनका थॉट उस नौकरी से कि कोई नौकरी सरकारी मिल जाए, उससे ऊपर उठ ही नहीं पाया, और उठ खुद नहीं पाया है। वो थोड़ी गलती उनकी भी हो सकती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो उस बैकग्राउंड से ही नहीं आते, या उनके आसपास के लोग ही ऐसे नहीं थे जो कोई एक बंदा भी आके बता दे दैट देयर इज़ एन ऑल्टरनेटिव। उनकी गलती है अपनी, भाई तुम दिल्ली आए हो तो तुम्हें दिखा तो होगा ना, देयर माइट बी सम ऑल्टरनेटिव्स, बट यू चोज टू गो ओनली आफ्टर द गवर्नमेंट जॉब। तो आई एग्री विद दैट, बट आई थिंक क्योंकि पूरा देश दिल्ली नहीं आ रहा, वो देश अपने यहाँ पे ही है, केरला का आदमी केरला में ही है, यूपी का आदमी यूपी में ही है, तो उसका थॉट ओपन हो ही नहीं सकता। ये बहुत डिस्पैरिटी है नॉलेज की, जो धीरे धीरे आई थिंक जो सोशल मीडिया है ना, इससे वो कम हो जाएगी। अभी वो रील देख रहे हैं नाचने वाली, बट आई थिंक इस पर थोड़ा सा अगर
थोड़ा सा इसको और सॉल्व करना चाहिए ना, कि क्या दिखा रहे हैं हम अपने लोगों को, जैसे चाइना करता है, सुना है हाँ कभी? एग्जैक्टली, हाँ, चाइना बहुत रेगुलेटेड रील्स कंट्रोल्ड है यार पूरी। तो एंटरटेनमेंट वो करने ही नहीं दे रहा ज़्यादा। हाँ, आई थिंक इट शुड बी डन यार, हाँ, इट शुड बी डन। कि तुम इससे ज़्यादा वो कर ही नहीं सकते। हाँ, जैसे गवर्नमेंट ने थोड़ा कसना शुरू करा है ट्विटर और इन प्लेटफॉर्म्स को, क्योंकि ये मतलब जो कम्युनल हेट्रेड है और उसमें भी बहुत ज़्यादा डालते हैं, पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा वो होता है। सो इफ़ यू आर ऑपरेटिंग इन आवर कंट्री यू हैव टू अबाइड बाय आवर रूल्स, हाँ, ठीक है? तो ये किसी लेवल पे तो इसका होना चाहिए, Regulated होना चाहिए। हाँ, रेगुलेशन होना चाहिए, एंड आई थिंक इट विल मेक इट बेटर। ट्रू। बट कमिंग बैक टू द वो क्या कहते हैं, थोड़ा मतलब वो क्या कहते हैं, एजेंडा सेंट्रिक कर लेते हैं। यूपीएससी का सिलेबस क्या होता है, जैसे मुझे नहीं पता। यार मोटा मोटा बता रहा हूँ, फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक का सब कुछ इंक्लूडिंग मैथ्स। अच्छा, हाँ 11th 12th का सब कुछ एक्सक्लूडिंग मैथ्स एंड साइंस। अच्छा, ये मोटा मोटा आंसर है। दिस इज फॉर प्रीलिम्स। इसका विस्तार का वर्जन जो तुम्हें हाथ से कर्सिव राइटिंग में ठोक ठोक के पेज लिखने हैं, वो फिर GS1 GS2 GS जो बाकी के 9 पेपर होते हैं वो आगे आते हैं। अब प्रीलिम्स निकालने में ही आदमी का भट्टा बैठ जाता है, और आज तो ये हालत है कि प्रीलिम्स निकाल लिया, बस वही गोल है। क्यों? क्योंकि वो निकाल लिया तो कोई कोचिंग वाला तुम्हें हायर कर लेगा, बच्चों को पढ़ा, जहाँ 1000 बैठे हैं हॉल में, और तेरी भाई सैलरी है 3-4 लाख रुपये महीना। और मैं हिंदू न्यूज़पेपर डेली पढ़ता हूँ, डेली इश्तेहार एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, ये लड़की ने हमारे यहाँ से किया है जिसकी AIR 1 रैंक आई है। अब पता नहीं वो लड़की कैसी, उसने हर जगह से किया है हर जगह वो उसकी फोटो, मतलब ये तो या तो पता नहीं 1.5 लाख तो सबके, मतलब इतने अमीर है, इसने 1.5 करोड़ रुपये फूंक दिए 100 ही उसमें, मतलब मजाक बना रखा है। और तू देखे ना कितना इफेक्ट पड़ता है कि एक बच्चा 12 से निकला है, वो अब रेडी हो रहा है, मुझे कुछ करना है। अब उसको वैसे ही इतना कम इन्फॉर्मेशन है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कि कोडिंग सीखते हैं, कुछ करते हैं, इतना इंसेंटिव नहीं है सरकार में। उसने न्यूज़पेपर देखा, ओ भाई साहब ये तो बना रहे हैं आयरन, बस लग गया रेस में। वो आता है मुखर्जी नगर, देखता है भैया तो हज़ारों बैठे हैं, PG में 6-6 बंदे के साथ रह रहे हैं, वो डब्बे वाला फ़ोन यूज़ करते हैं। वो जो आपने लाइब्रेरी का एग्जाम्पल बताया था, सुबह से शाम कोई लाइव ही नहीं है भाई, बात करनी नहीं आती। इंग्लिश को तो तू छोड़ दे, वो तो स्टेटस एग्जाम्पल हो गया, बात करनी नहीं आती भाई। वो दुकान में कैसे दूध लेते हैं वो भी नहीं कर सकते, मैंने देखा है अपनी आंखों से। और डिप्रेशन में नहीं है या है, पता ही नहीं क्या हो रहा है, बस पेपर देने आए हैं और 32 साल तक वही कर रहे हैं। उसके बाद ये वही लोग हैं जो कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। अबे तूने अपने प्राइम ईयर्स खराब कर दिए, कोई स्किल डेवलप नहीं करी। अब शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उस रेस से हट चुका हूँ, लेकिन जब मैं उस रेस में था मेरे पास इतना प्रिविलेज था कि मैंने साथ साथ काम भी किया, तेरे साथ कोडिंग वेबफ्लो सब सीख। इतना आता है कि अभी लिंक्डइन पे 2-3 महीने में एक प्रोजेक्ट आता है स्टैटिक पेज बनाने का, तो मैं बना लेता हूँ, एटलीस्ट सिग्मा पे डिज़ाइन तो बना ही लेता हूँ, हाथ बैठ गया। तो इतना है कि भाई रोजी रोटी तो हो ही जाएगी। अब तुम्हें यार सरकारी नौकरी के पीछे पड़ना है और तुम 32 साल तक की लिमिट है, तो सरकार को भी इसमें डेटरेंट डालना चाहिए ना, कि चल जो फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया उसको हम ये दे देंगे, तुम ये सीख लो, तुम ये कुछ कर लो। सेकंड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट, भाई तुम कितने अटेम्प्ट देते रहोगे? और अटेम्प्ट साल में एक बार है भाई। हम ही खोल देते हैं रे कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये UPSC के जो पहली बार फेल हो जाते हैं ना, उनके लिए आओ तुम्हें नया रास्ता दिखाएं न्यू टेस्टामेंट अरे ऐसी फोटो डाल दे भाई, ये नया रास्ता, ये नया रास्ता भाई, करोड़ों कमाओगे यार। ये बहुत बढ़िया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है यार। हाँ यार, क्या तुम हो रहे हो UPSC में फेल भाई भूखे बैठे हैं भूखे बैठे हैं वो लोग यार, उनको बस नया स्किल सीखना है, उनको एक्सपोजर नहीं है बिल्कुल। मैंने बात करी थी, कह रहा सर हमें कुछ आता ही नहीं। और हाँ, नहीं, आई एग्री अभी विद एक दिस। शो भी आया ना इसका, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, हाँ, ये मुखर्जी नगर वो SK सर की क्लास, TVF का शो है। SK सर की क्लास मैंने मैंने एस्पिरेंट्स था ना, एस्पिरेंट्स एस्पिरेंट्स। हाँ, SK सर की हाँ मतलब कुछ एस्पिरेंट्स था पहले, वो थोड़ा पहले आया था। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग था वो। हाँ, तो अभी वो शायद SK सर की क्लास कर दिया, उसमें वही बंदा है तेरा स्कूल का, वो अच्छा, गगन गगन अरोड़ा, गगन जो बग्गा था ना, बग्गा, हाँ, कॉलेज रोमांस में, Right. उसमें वही है। क्या रेंज है यार उस बंदे की, हाँ हाँ, वो कि मतलब कहाँ से वो एकदम से बकचोद बंदे से एकदम से बिल्कुल तमाशा का रणबीर कपूर टाइप का वो बंदा बेटा बन गया है कि जिसको उसका बाप उसको डोमिनेट करता रहता है, और अब वो बस सुन रहा है। और फिर उसको एक क्या कहते हैं टीचर मिल गया जो उसको हेल्प कर रहा है कि भाई टू रियलाइज हिज ओन पोटेंशियल। बट क्या एक्टिंग कर रहा है यार वो बंदा, मतलब हैट्स ऑफ यार। मतलब एक तो मतलब वो सेगमेंट उन्होंने काफ़ी अच्छा उठाया, ऊपर से मतलब एक्टिंग काफ़ी अच्छी है यार, मतलब उस बंदे की, मतलब ग्रेट रेंज टू हैव। बट हाँ यार, आई थॉट दैट वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग ऑन यार दिस। मेरे हिसाब से ना लोगों में पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है, फटाफट
मिलियनर बनना है यार, स्किल आज सीख ली। फिग्मा, आप 1 लाख का ऑर्डर ही नहीं आ रहा, अब तो 5,000 का तो कर। भाई ये बहुत सही बात बोली है तूने। ये एक्चुअली मतलब अभी लिंक्डइन पे इतना हो रहा है कि हर कोई पर्सनल ब्रांड बनाने लग जाता है अपना, और हर कोई, किसी ने भी थोड़े से पैसे कमा लिए अपने, तो वो फ़ौरन ये बोलना शुरू कर देता है भाई मैंने बहुत पैसे कमा लिए। ठीक है, और इंडिया का स्टैंडर्ड बहुत लो है पैसों के मामले में। तो मतलब जो तूने बात बोली ना, वो ये नहीं देखते कि भाई शुरू जो होते हैं ना वो 5-5 हज़ार के प्रोजेक्ट करके शुरू होते हैं। एग्जैक्टली तुम चाह रहे हो कि, अब मैं मना नहीं कर रहा कि तुम्हें पहला प्रोजेक्ट थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का नहीं मिल सकता, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, मिलता है। बट इफ़ यूर काउंटिंग और बैंकिंग ऑन जस्ट दैट, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी अननेसेसरी और अनरीजनेबल आस्क कि यार तुम खा द आइडियल, मतलब फ्रीलांस का मेजर तुम्हारा जो गोल होना चाहिए कि खाली नहीं बैठना। हाँ भाई, मेरे हिसाब से सबको आइडियलिस्टिक बेगर होना चाहिए स्टार्टिंग में। भाई देखो, जो मिल रहा तो करना, और देखो बड़ा मिल रहा कर, यूट्यूब कर, हाउ टू डू दिस। हाँ, मुझे कलर ब्लेंडिंग नहीं आती थी फिग्मा में, और मुझे आगे प्रोजेक्ट कह रहा शाम तक चाहिए, मैं कर दूंगा सर, मैंने सब सीख लिया है। अब उसमें एलिमेंट मास्किंग वो भी होती है, आज तक करी नहीं, बस सर्कल वो रेक्टेंगल बनाए थे आज तक। और यूट्यूब करा ना करके 3-3 बजे तक कैसे करते हैं, कैसे आ गया नया स्किल, पैसे भी आ गए। वो थोड़ा नाराज हुआ, गंदा कलर आ गया था क्योंकि वो हेक्स कलर में मांग रहा था, लेकिन हो गया। पर बंदे को ना इस पॉइंट पे मैंने देखा मेहनत नहीं करनी, वो कहता है कि मुझे करना ही नहीं, हो ही नहीं रहा। अब इंसानों के लिए बना है वो सॉफ्टवेयर, भाई क्या बात कर रहा है। हाँ, लेकिन बंदे ना इस पॉइंट पे भी नहीं आ पाते। मैंने 2-3 को फिग्मा सिखाया ऐसे ही मजे मजे में, थोड़ा बड़ा दिल है मेरा, सिखा दिया। मैंने कहा भाई चल कुछ कर, मतलब कुछ तो डालेगा रेज्यूमे में, आता है। भाई छोड़ दिया एक हफ्ते में, कहता है कुछ आ ही नहीं रहा। मैंने कहा ऐसे ही आ जाएगा, बस लिंक्डइन पे अपडेट कर दिया, फिग्मा सीख लिया मैंने। भाई करोड़ों लोग बैठे हैं मैं यार। कितने बच्चों को पढ़ा चुका हूँ और कितने मेरे को मैसेज करते हैं और वो करते हैं। मैं सबको पता है, एक चीज़ बोलता हूँ, ये जनरल एग्जांपल है जो हमारा भी था, कि तुम इतने टाइम तक बस वेट कर लो सो दैट लक प्ले करना शुरू कर दे। ठीक है, वो उसको मैं बोलता हूँ कि एक बार वो चरखा है ना, वो बस इतना वेट कर लो, इतना 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना। इसकी वाइफ को भी मैंने बोला था ठीक है, कि बस इतना तुम काम करते रहो, तब तक पोर्टफोलियो बनाते रहो, रीच आउट करते रहो। बस एक बार तुम्हें वो 2-3 प्रोजेक्ट शुरू के चाहिए, एक बार वो व्हील घूमना शुरू हुआ ना, वो खुद नहीं रुकता जब तक तुम ऐसा कुछ ना करो, अड़ंगी डालो कि वो रुक जाए। हाँ, वो खुद नहीं रुकता। और ये हमने, धीरे तेज हो सकता है हाँ, लेकिन रुकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं रुकता। सारा हिट एंड ट्रायल मेथड पे है, तो पहले भी क्यों पागल हो रहा है। पाइपलाइन में बनाने शुरू हो जाएंगे ना। अब जैसे मेरी प्रायोरिटी थोड़ी केस की तरफ है, तो अब लिंक्डइन में मुझे 2-3 महीने में एक मिल जाते हैं, तो मैं उसमें खुश हूँ। जो बिल्कुल इस पाथ पे है उसको भाई हफ्ते में अपना 10 चाहिए, तो तू 2-3 महीने में एक तो निकाल, उसको बढ़िया पोर्टफोलियो बना। देख मैंने किया है ये, पर तू देख कैसे आता होता है, लोग निकालते हैं, मिल जाता भाई तू ना अपने नीश में पर बहुत अच्छा काम कर सकता है। ये लॉयर है, और जैसे वो लड़का आया था ना पतला सा अभी, हाँ। थोड़ा वो लॉयर था, तो उसने कम्युनिटी बनाई थी लॉयर्स की, तो उसकी वेबसाइट और वो सब पहले मैंने बनाया था। ये कंपनी स्टार्ट करने से थोड़ा टाइम पहले जब फ्रीलांस कर रहा था, तो उस टाइम पे तो तू लॉयर्स के लिए सर्विसेज शुरू कर सकता है, कि उनकी डिज़ाइन, उनके लिए डेवलपमेंट, उनकी वेबसाइट्स और ये वो नीश में, क्योंकि तेरे को पता है ऑलरेडी कि कितना क्या इंट्रिकेसीज हैं इस प्रोफेशन की, तो उनको कंटेंट लिख के खुद से दे सकता है, उन्हें कोई हायर नहीं करना। एक पूरा सर्विस सिर्फ इस नीश के लिए तू कर सकता है, एंड आई थिंक इट कैन ग्रो वेरी वेल फॉर यू। ये तो भाई आपने सही बोला है, थोड़ा काम चल भी रहा है इस पे क्योंकि पुराने लॉयर्स हैं ना, अभी उन्होंने मार्केट कैप्चर कर रखी है। क्योंकि लॉयर्स में क्या होता है, जितना बुढ़ा आदमी उस पे वो बढ़िया है। सच कह रहा है। फैक्ट है, मतलब टकला है तो बहुत ही बढ़िया है। राइट। सफेद बाल है तो बीच का है। ये मैट्रिक मेरे से मिक्स थ्योरी थी कि इसका दूध ज्यादा है तो इसका क्यों धंधा ज्यादा है। वो कह रहा है कि बाल कम है तो इसका धंधा जितना जवान है उतना चूतिया पागल है, तू जाके बस चाय बनवा के ला, फोटो कॉपी करा, और एक्चुअल में यही कराते हैं। लेकिन जो ये फोटो, हमारे जैसे यूथ है ना, वो इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं। अब जज भी नए नए हमारे उम्र के आ रहे हैं, कम्युनिकेशन अच्छी हो रही है, तो अब वो रीच आउट करते हैं कि मुझे ब्लॉग लिखवाना है, मुझे लोगों को सिखाना है, मुझे इंस्टाग्राम पेज खोलना है, मुझे लोगो बनवाना है, मुझे प्रॉपर UI UX कराना है। मैंने कहा भाई को तो आता है, मैं बना दूंगा, पैसे लूंगा। तो कह रहा है सर मैं केस लूंगा, उसमें कमीशन ले लेना। तो मेरा सही बैठ जाता है, वो केस लंबा चलेगा, मैं कमीशन आती रहेगी। कितना खुश है यार वकील। अच्छा ये बता, वकीलों को कोई घर क्यों नहीं देता किराए पे? या क्योंकि उनको पता ही है ऐसा हरामी टेनेंट है, निकलेगा नहीं। मैं जितना ही फुल प्रूफ एग्रीमेंट बनवा लूँ, ये साला लूपहोल निकाल लेगा, और लूपहोल की जरूरत भी नहीं है, डाल ले केस। वो वकील पैसे खर्च करेगा मुझे निकालने के लिए, मैं खुद केस लड़ूंगा अपना। मेरा तो फ्री है भैया,
मैंने 5 साल मेहनत करी है। मैं जब घर लेने जा रहा था, लिटरली भाई वो लोग डॉक्टर्स को देने के बिल्कुल तैयार, 2 लोग जिनको वो नहीं देना चाहते, और ये हर जगह प्रॉब्लम थी। हर किसी ने मुझसे बस ये चीज़ पूछी, बैचलर्स। अपना काम तो नहीं करते और वकील तो नहीं हो, तो सिर्फ वकील और बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए तो तुम्हें घर दे देंगे। अगर तुम वकील हो या फिर बिजनेस है, मेरा बिजनेस था, मैंने उनको जाके बोला था सैलरीड हूँ, तब जाके वो लोग एंटरटेन करने थे, वरना वो देते ही नहीं थे। बिजनेस वाले का समझ आता है कि पैसे ऊपर आज नीचे है, होएगा, कल नहीं है। पर वकीलों का मेरे को नहीं समझ आ रहा था कि क्या सीन है। अच्छा, ये मैंने वीडियो देखी है, वो बड़ा पॉपुलर कोई जज है, पता नहीं, या तो मेरे को ही उसकी रील आती है, मूछे वाले हैं वो, तो वो मैंने देखा वीडियो में कि वो अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, तो ही वॉज फाइटिंग ऑन दिस फैक्ट कि अंग्रेजी में बोलो, नॉट की केस अब उसको इतनी अच्छी नहीं आती, तो क्या वो इतना इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजी बोल तभी मैं सुनूंगा? इज दैट राइट, और डू यू थिंक कि उसका एक रीज़न है? देख, रीज़न ये देते हैं कि देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, ठीक है, तो अगर मैं ज़ारा का कोट पहन के आ रहा हूँ और तू पता नहीं सबसे तूने कोट बनवाया है वो पोचे वाले कपड़े का, तो भैया दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन उसका स्टैंडर्ड सेट हो रखा है अंग्रेज़ों के ज़माने से, लेकिन बात करने में क्या स्टैंडर्ड? है वही अंग्रेजी आनी चाहिए सबको, क्योंकि अब इंडिया में तू लैंग्वेज पॉलिसी वर्ड बोल दे, तेरे को तेरा चैनल बैन हो जाएगा भाई। बहुत सेंसिटिव है लोग, स्पेशली साउथ में। और ऊपर हम सोचते हैं कि हिंदी बेल्ट, तू 100 किलोमीटर 50 चले जा, 50, भाई सबकी अलग हिंदी है। हाँ, हम इस टाइम पे स्लैंग में बात कर रहे हैं, इंग्लिश। हमारी कोई लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी नहीं है भाई। राइट, हिंदी हाँ, ये सैड है बट ये ट्रू है। शुद्ध हिंदी कभी सुनी है, लोग हंसेंगे, लेकिन फील भी उसी में आती है, शेरो शायरी उसमें चलती है। पहले ये बहुत नॉर्मल था, और हर 500 साल में ये बदलता है। प्राकृत थी, फिर ब्राह्मण आई, फिर बुद्धिस्ट का जमाना आया, संस्कृत लुप्त हो गई, लेकिन इंग्लिश क्यों? क्योंकि कॉलोनाइजेशन थी। अब यार इंडिया वही है, सेफ प्ले कर रही है कि पैंडोरा बॉक्स है, क्यों खोलूं, पागल हो जाएंगे लोग। पूरा देश का विभाजन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, बॉर्डर्स की, महाराष्ट्र, मद्रास प्रेसिडेंसी, ये सब लैंग्वेज पे हुआ है। अब मैं फिर से डब्बा खोल दूंगा कि मातृभाषा है, स्टेट पॉलिसी है, कोर्ट में चलेगी। अब तो साउथ में, मैं साउथ में जाऊंगा प्रैक्टिस करने, वहाँ पे मराठी चलती है, तो वहाँ पे मुझे साइडलाइन कर देंगे, मेरे को बुली करेंगे, मुझे आता ही नहीं होगा कुछ। सबका स्लैंग, कॉमन पार्लेंस में जो लैंग्वेज चल रही है वो अलग होता है। तो यूपी में जाएगा, वहाँ उर्दू में वकालतनामा इस उर्दू, ठीक है, और वहाँ उर्दू दिल्ली में प्रॉपर इंग्लिश है, तो वहाँ के यहाँ कर नहीं पा रहे एडजस्ट, वहाँ के वहाँ कर नहीं पा रहे, तो तुमने आपस में ही सब कम्युनिटी बना ली। और जुडिशरी का पेपर भी हर स्टेट का अलग है, तो इंटीग्रेशन कहाँ हुई? तो ये सिस्टम को क्यों नहीं चेंज करना चाह रहे? क्योंकि ये सब क्वेश्चंस का फिर आंसर देना पड़ेगा, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने पड़ेंगे। और सरकार तुम्हें पता है कैसी बैठी है, और दूसरी साइड भी कैसी है। पोजीशन तो छोड़ ही दो, इन आंसर्स को ना कोई मतलब तजब्बो भी नहीं देना चाहता कि यार मुझे बात ही नहीं करनी इस बारे में। तवज्जो, हाँ, मतलब मुझे बात ही नहीं करनी इनके बारे में, बहुत अनकंफर्टेबल है, इसलिए प्रॉब्लम है। तो इसका आंसर ये है कि हाँ, होना नहीं चाहिए। वो बंदा अपनी स्किल पे आ रहा है, उसने अपनी फाइल पढ़ के आया बेचारा, और सोच 3 महीने बाद डेट है, वो कह रहा है इंग्लिश में बोल, अबे नहीं आती उसको। अब तो तुम बिठाओ ना ट्रांसलेटर, वो बोलेगा। वो AI मुझे नहीं पता क्या है भाई, तू पैसे लगा, तू चाहे 2 मिनट लेट सुन, पर तू सुन। पर वही है, उसके आगे 10,000 बंदे और खड़े हैं, सबकी इंग्लिश अलग है। अब कोई इंग्लिश में बोल देगा, कुछ वर्ड अलग होता है, मेटाफोरिकल बोल दे कि हाथी के नीचे कुत्ता आ जाती तो कुत्ते भौंकते हैं, बहुत मुहावरे होते हैं। वो इंग्लिश में कुछ ऐसा बोल दे, कोर्ट ऑन रिकॉर्ड में कुछ और आ जाए, और वहाँ पे रिकॉर्ड में जो आ जाए वो बिल्कुल भाई पत्थर की लकीर होती है। राइट। अब उसको बेचारे को भी नहीं पता मैंने क्या बोल दिया, उसका क्लाइंट खराब हो जाएगा। और वकीलों की बहुत हसलिंग है यार, जिनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना, वो तो बड़े बड़े केस लेके बैठ जाते हैं, उनके चेम्बर होते हैं। स्टार्टिंग वाले देख, साकेत कोर्ट में जाके बेल करा लो, चलान चलान चलान, जैसे सब्जी बेच रहे हैं। और अच्छे खासे कॉलेजों से उन्होंने डिग्री ली है लॉ की। लॉ का प्रोसेस क्या होता है, क्या कैसे बनते हैं लॉयर? यार देख, 12th पहले तो ये था, विदाउट बिफोर 5 ईयर वाला कोर्स, 12th कर, कोई भी ग्रेजुएशन कर, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में लॉ करते थे। अब ये हो गया 12th से निकलते 5 साल की लॉ है, BBA LLB, BA LLB, अब तो BTech LLB भी है। क्या बात कर रहा है? हाँ, कोई मतलब नहीं है इसका, बस सबको वकील बना दो, पागल कर दिया है। BTech LLB मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं, मतलब क्या नॉर्थ साउथ पोल, BTech LLB वो भी निकाल दिया है, भीड़ बढ़ गई है वो। तो पहले ये था कि एक बंदा वकील है तो एक अपने कम्युनिटी में एक बंदा है, जैसे एक मोहल्ले में एक है, अब तो हर तीसरा बंदा वकील है। तो ये दिक्कत है। तो इसका प्रोसेस बनना बहुत ईजी है, फिर बार काउंसिल का पेपर देना होता है स्टेट का, फिर ऑल ओवर इंडिया का। और ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, ओपन बुक होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। सो बेसिकली बिफोर दिस बार काउंसिल वाला पेपर, बोथ स्टेट एंड इंडिया का,
तुम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते किसी को, तुम लीगल एडवाइस दे सकते हो, कॉर्पोरेट लॉ में कॉर्पोरेट फर्म में काम कर सकते हो, प्रूफ रीडिंग कर ले, तो बेसिकली कोर्ट के प्रेमिस में जाकर लड़ नहीं सकता। तो किसी के अंडर प्रैक्टिस करना पड़ता है पहले। प्रैक्टिस कर ले, मतलब तू कोर्ट में नहीं जाएगा, बाकी सब कर ले, अच्छा। ठीक है, तेरे साइन भी नहीं चलेंगे ऑब्वियसली, फॉर्मेलिटीज़ को भी इंक्लूड कर लो, लेकिन जब तुम पेपर क्लियर कर लोगे बार काउंसिल का तो तुम एडवोकेट बन जाते हो, देन यू कैन रिप्रेजेंट समवन इन कोर्ट। हाँ, वकालतनामा जिसको कहते हैं, एनओसी, मतलब मैं तुझे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हम्म। तो आपने सुना होगा वकील कहता है कि आई वॉज फार अवे इन ऑस्ट्रेलिया, तो वो तब फर्स्ट पर्सन आई का मतलब है माई क्लाइंट, क्योंकि वो वकालतनामा साइन करा चुका है, तो वो उसके बिहाफ पे लड़ रहा है। अच्छा। तो ये होता है। और एक सीए में और एक वकील में क्या फ़र्क होता है? वो काफ़ी सिमिलर सी चीज़ें हैं बट अलग भी सिमिलर है, होती बट हैं। सीए की ज़्यादा मेहनत है। सीए बेसिकली अकाउंट्स बुक्स रेंडरिंग के लिए होता है। तो वकील नहीं कर सकते? नहीं, कर सकते हैं, लेकिन जैसे एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, तो ऐसे ही, या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सही है, मतलब कोई बॉडी है, लेकिन जो सीए है वो उनका थप्पा लगता है कि अगर हमारे अंडर इसने काम किया, इसने हमारा पेपर क्लियर किया है, अब इसने जब साइन मार दी ना तो अकाउंट सही है। अच्छा। तो ये है। और वकील अगर साइन करे तो? वो तो उसका केस हो सकता है कि इसके सही साइन की क्या वैल्यू है। वो ये है ना, तू कहीं काम कराने जा रहा है तो जो बंदा अथॉरिटी में है, मुझे मैग्रेशन, आज मैं डिग्री लेने गया कॉलेज में, तो मुझे डीन के साइन चाहिए। साइन तो मैं किसी से भी करा लूँगा जो वहाँ पोछा मारता है कॉलेज में, विप्स में तो काम कर रहा है मेरे कॉलेज में, लेकिन साइन मुझे डीन के चाहिए। मुझे एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछना है कि मतलब फॉर एग्जांपल इससे नोटरी होती है एक चीज़, कोई चेक करता है कि अगर मैं एक डॉक्यूमेंट नोटराइज करा के ले आऊँ कि जिसने नोटराइज करा है वो एक्चुअली सही नोटरी है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा प्रोसेस है या नहीं होगा, तो लेकिन कोई चेक करता है असली में? भाई चेक तभी करता है जब कोई सामने वाला तुझ पे उंगली उठाएगा। स्क्रूटिनी के टाइम पे चेक होती है स्क्रूटिनी ये के सब। टाइम होता है। वैसे नहीं होता? एनी पीस ऑफ डॉक्यूमेंट यू प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ इज ओनली वैलिड एंड यूजेबल जब वो सामने वाला तुझे उंगली करेगा। अरे आजकल वो स्कैम 2003 आया ना? अभी है, मेरे को नहीं हाँ, पता। तेलगी स्कैम के ऊपर। तेलगी अच्छा। स्कैम तो पता ही होगा तुझे? तुझे पता है? थोड़ा थोड़ा सुना है उसके बारे में। तो मैंने भी थोड़ा सा भी मतलब क्रैश कोर्स टाइप का देख लिया उस पर कि मतलब जस्ट टू अपडेट माई सेल्फ कि हुआ क्या था। एक जो बंदा था तेलगी, हैदराबादी बंदा था, उसने बहुत सारे स्कैम करे अपनी लाइफ में, लेकिन जो उसकी लाइफ का सबसे बड़ा स्कैम था, और ये इंडिया का इकलौता स्कैम है जो लीगल हो गया। वाई? बिकॉज ही स्टार्टेड प्रिंटिंग स्टैम्प पेपर्स। हाँ। और इतने स्मार्टली किया उसने क्या किया कि ये जो मशीनें होती हैं ना, तो ये प्रिंटिंग मशीनें होती हैं स्टैम्प पेपर वाली, ये जब ओवर यूज हो जाती हैं तो ये ऑक्शन में जाती हैं। तो उसने जाके वहाँ पे ऑक्शन में वो खरीद ली, कुछ ब्राइब दे के इसने वो सील ऑफ वो स्टैम्प पेपर जो भी होता है उनका यूनिकनेस का वो निकलवा लिया। तो फिर इसने अपने स्टैम्प पेपर बेचने शुरू करे इतने, और इसने सबको खरीद लिया पूरी कंट्री में, जितने भी जो भी रिलेवेंट लोग थे उन्होंने सबको खरीदा। पुलिस वाले हो गए, ये कॉर्पोरेट वाले हो गए, ये गवर्नमेंट वाले हो गए, ऑफिशियल्स हो गए, सबको इसने ब्राइब कर रखा था। मंथली सैलरी दे रहा था कि भाई कोई मुंह न खोले, और इतना कमा रहा था वो कि वो लाखों में, उस टाइम पे 2003 के आसपास वो लाखों में दे रहा था सैलरियाँ, जिसको मतलब बंदे की 8-9 हज़ार सैलरी उसको वो 1-1 1.5 लाख रुपए दे रहा है महीने के चुप रहने के। तो बहुत खुश लोग, और वो उस हिसाब से कर रहा था। वो पकड़ा तब गया जब एक बार उस कर्नाटका शायद ट्रक जा रहा था स्टैम्प पेपर का, पुलिस ने चेक पॉइंट में पकड़ लिया था और उनको लगा कि चोरी होके आए, फिर पता चला भैंचोद ये तो नकली है और सोच ट्रक भर के स्टैम्प पेपर। अब देख सुनने में लगता है कि स्टैम्प पेपर ही तो क्या हुआ, बट अब तू इसका इम्प्लीकेशन सोच कि जितने भी नकली स्टैम्प पेपर पे काम हुआ है सब उस इनवैलिड टाइम हो गया। पीरियड पे जितने भी वो हुआ, तो पता ही नहीं कि असली कौन सा है नकली कौन सा है। तो सर यही शादियां जो हुई उस 9 साल के पीरियड में वो सब वो है वॉइड है, जो घर खरीदे गए वो सब वॉइड है, सारे डॉक्यूमेंट्स वॉइड है। तो इसलिए जुडिशियल सिस्टम ने एक बहुत कॉन्शियस कॉल ली कि इस स्कैम को लीगल कर दिया कि जो भी हुआ है वो मान लेंगे हम, क्योंकि वो एंड यूजर की गलती नहीं है। दे डिडंट नो व्हाट वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम। और अब स्टैम्प पेपर तुम प्रिंट करा सकते हो नोटरी पे। हाँ, वो अब तो ई स्टैम्प पेपर आता है। अच्छा। हाँ, ये वो तो ई स्टैम्प पेपर आता है, बट तुम्हें नोटरी के आगे फिजिकली रहना पड़ता है। हाँ, बट वो अब तो लेकिन उसका अलग प्रोसेस है, लेकिन वो भाई वो बहुत ही क्रेजी स्टोरी लगी मुझे। ई स्टैम्प पेपर तुम थोड़ी डाउनलोड कर सकते हो या कर print सकते हैं, आम आदमी कर सकता है। अच्छा, ओपन होता है। हाँ, वो यार सरकारी इंटरफेस है, इतना हाँ, कॉम्प्लिकेटेड फालतू का बना रखा है कि सामने वाला 5 रुपए की फीस का 50 रुपए दे रहा है, क्योंकि जब बस वो प्रिंट निकाल रहा है। अभी कुछ हफ्ते पहले बैंक के काम से हमने भी किया, मैं और मैं घूम रहे थे नेहरू प्लेस में ढूंढने के लिए,
वो खुद निकल सकता है, बट उसका कॉम्प्लेक्स था शायद वेबसाइट पे कुछ, तो कॉम्प्लेक्स हम होता है। नहीं कुछ आई थिंक बहुत सिंपल से स्टार्टअप वेबसाइट्स भी हैं अच्छा जो दैट हेल्प यू प्रोक्योर ओके स्टैम्प पेपर। हाँ, बट इतना अवेयरनेस नहीं है ना, किसी को पता ही नहीं है मुझे कैसे निकालते वर्चुअल हैं। ऑफिस के टाइम पे पता चला था कि वो काफ़ी इजी होता है। हम्म तो बट है यार, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट आई रियली जब मैंने वो तेलगी स्कैम के बारे में थोड़ा पढ़ा भी, मैंने शो नहीं देखा, जब मैंने पढ़ा तो मुझे काफ़ी वो लगा कि कितना दिमाग है लोगों में। और ये पता है इसको आइडिया कहाँ से आया, ये एक स्कैम के लिए पकड़ा गया और ये जेल गया 1990s में कभी तेलगी। वहाँ पे एक बंदे से मिला जो कॉर्पोरेट फ्रॉड करके आया था, उसने इसको समझाया और भाई इन दोनों ने मिलके मिली भगत बना के उसको अंजाम दिया फिर बाहर निकल के, जब वो वहाँ से बाहर निकले। मतलब नेटवर्किंग हर जगह हो रही है भाई। भाई ये सीखने वाली बात है कि जब सीखने की चाह हो ना तो आदमी सब कर सकता है, तो है और भाई। ज्ञान हर जगह बट रहा है। कहीं से भी उतार लो भाई, बढ़िया। भाई लोग जेल से सीख के निकल भाई, और ये बहुत मतलब कहने सुनने की बात तो होती है कि स्कैम कर लिया भाई, लोगों को समझ में नहीं आता कि कितना दिमाग लगता है किसी काम को भी चलाने में। जैसे लोग बोलते हैं ना कि इन्फ्लुएंसर कोई भी बन सकता है, लिंक्डइन पोस्ट कोई भी डाल सकता है, बन के दिखाओ। बन के दिखाओ। पहले भाई मेरी भी सोच थी, मैंने किसी को करते हुए मैंने कहा, भाई साहब रिस्पेक्ट है हाँ। यार। मतलब मैं तो कह रहा हूँ, मैं खुला चैलेंज है, मेहनत करके है। दिखाओ। तुम्हें लगता है एक पोस्ट से चल जाओगे, चल के दिखाओ, खुद चल जाओ या मुझे भी चला दो। वो ये ना, सही गलत मोरालिटी हमने सेट कर रखा है अपने हाँ, हिसाब से। कुछ काम आसान नहीं है, जो चीज़ लग रही है ना कि बहुत आसान है, उसमें भी मेहनत है। सत्यम कंप्यूटर्स का जो स्कैम हुआ था, सत्यम कंप्यूटर, उस बंदे ने कहा था भाई मैंने इतना गुड़ गोबर कर दिया, मुझे नहीं पता ठीक कैसे होगा। तुम मुझे हथकड़ी मार दो, वो क्या पर था? तुम खुद ठीक करो, मेरी बस की नहीं। वो क्या था? यह मुझे डिटेल नहीं पता, क्योंकि हमारे यहाँ केस स्टडी हुआ था 3rd ईयर में, पर इतना हमें बस उसकी इम्प्लीकेशन पढ़ाते थे हर स्कैम की। तो उसका ये था कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था और इतना करोड़ों में चला गया था कि उस बंदे ने कहा कि मुझे, वो खुद आया था सामने, उसने कहा था कि भाई मुझे बचा लो, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, मुझे किसको कितना देना, कहाँ क्या है, मुझे कोई हिसाब नहीं पता, बहुत ज़्यादा इंट्रीगेट हो गया है और तुम संभालो। महिंद्रा को बेच दिया ना, तो महिंद्रा सत्यम। वो तो बहुत पहले हो गया था। हाँ 2010 में तो हाँ। वो महिंद्रा को बेच दिया था ना, वो आज तक वो महिंद्रा के नाम से ही है। बट सत्यम वाला बहुत सही था, वो केस उस स्टडी भी अच्छा। टाइम के हिसाब से उस 2010 तक वो सबसे बड़ा स्कैम था इंडिया का। हाँ, अब तो बहुत आ गया। अब तो बहुत होते हैं, अब तो यार इतने अंडर टेबल होते हैं, किसी को पता ही नहीं है, तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। हम्म वो उसके अलावा ये जो जज बनने का सिस्टम होता है, कोई जज कैसे बनता है? यार हर जज, सॉरी, हर जुडिशरी का, हर स्टेट का अलग विभाग होता है। नहीं, प्रोसेस क्या होता है? पहले आपको लॉ करनी, लॉ की करनी, फिर डिग्री, उसके बाद बार का पेपर देना है, फिर उसके बाद जज का जैसे यूपीएससी का पेपर है, ऐसे जुडिशरी का भी पेपर होता है। ओके। तो तो मतलब इसेंशियली बार काउंसिल में क्लियर करने में कितना टाइम लगता है? यार क्लियर उसमें ओपन बुक है, वो तो फॉर्मेलिटी है कि नहीं, जैसे लेट्स से 18 साल की उम्र में मैं स्कूल से निकला, 5 साल की डिग्री लगा ले। 23 साल की उम्र तक मैंने लॉ कर लिया, हाँ, फिर मैं बार काउंसिल कब क्लियर कर सकता हूँ? 23वें साल में ही, अगस्त में या नवंबर में होता है इनका पेपर। हाँ। दे, और तू अगले विदिन 1 मंथ देखो तेरे मिल जाएगा डिग्री, अच्छा, और सर्टिफिकेट। फिर मैं 23 साल की उम्र में जज के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? 23 साल से, हाँ, 23 साल की उम्र में जज के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? मतलब तब तक तेरा 23वां खत्म हो जाएगा ना, नवंबर। 24 मान ले यार, 24, हाँ 24 में मैं अप्लाई कर सकता हूँ हाँ, जज बनने के लिए। बिल्कुल। 24 साल का कोई जज है? कितने बैठे हैं साकेत कोर्ट में भाई, 24 साल के जज? अब वही तो कह रहा था। 24 साल के? हाँ भाई, सच बता है? वही तो प्रॉब्लम मुझे जो मैंने फेस करी, जो मुझे लगती है कि उनको एक्सपीरियंस नहीं है, वो तो बुकिश नॉलेज लेके बैठा है वहाँ पे। हाँ। पर प्रोसेस वही है ना, जज बनने का क्या करेगा इंसान, हालांकि उनकी 2 महीने की ट्रेनिंग होती है। नहीं, बट एक सर्टेन अमाउंट की प्रैक्टिस इन कोर्ट जरूरी नहीं होनी चाहिए वो बिफोर भी है, बिकमिंग जज। मतलब किसी को जुडिशरी का पेपर नहीं देना, बट वो 18 साल तक प्रैक्टिस कर रहा है, तो वहाँ की जज की जो फ्रेटर्निटी होती है वो उनको रिकमेंड कर देती है कि यार ये बहुत बढ़िया वकील है, इनको ले लो, तो वो भी डायरेक्टली बन जाते हैं। नहीं, डायरेक्ट बन जाए वो ठीक है, लेकिन ये बाय लॉ होना चाहिए ना कि यू शुड हैव प्रैक्टिस्ड फॉर सम टाइम बिफोर अपीयरिंग फॉर अ जज एग्जाम। सबसे नीश एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे मैजिस्ट्रेट और सिविल जज, तो इसमें तुम जब बनोगे तो 2 साल जज के साइड में बैठोगे, तुम्हारे साइन भी चलेंगे, ऐसी बात नहीं है, पर वो नीश पोजीशन मानी गई है। यार आई थिंक मतलब जुडिशरी जहाँ पे तुम लिटरली तुम फैसला सुना रहे हो किसी और की उस पे जजमेंट पे, आई थिंक थोड़ा और ज़्यादा इसमें पर्टिकुलरली थोड़े से और गेट कीपिंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से। पूरे ओवरऑल की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट अपने जज
जो बनाता है वो खुद ही बना खुद रहा है, चुनते हैं। हाँ कोलिजियम जिस पे हो रहा है, हाँ हाँ और उस वो सही है गलत उसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट हाँ, करती है। राइट ये किसी देश में नहीं होता, राइट। यूके में नहीं होता जहाँ से हमने लिया है। हम्म। तो ये प्रॉब्लम है। तुम वो एपेक्स कोर्ट है यार, तुम उसको क्या बोल सकते हो? वो हम्म। हम पे बैठे बैठे ही कंटेम्प्ट लगा सकता है, उस पर पूरी पावर है। और एक चीज़ और मैंने नोटिस करी है हम कि पे कंटेम्प्ट क्यों लगा सकता है? अबे तू यूट्यूब पे जो वीडियो डालते हैं, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटू कंटेम्प्ट लगा सकता है कि हमारे खिलाफ बोल रहा है। तो खिलाफ नहीं बोल सकते उनके? यार खिलाफ एज इन बहुत ब्रॉड टर्म है। जैसे कोई केस चल रहा है और तू एक ऐसा इन्फ्लुएंसर है जो थोड़ा बायस्ड है, ए वर्सेस बी है, तो थोड़ा बी के बारे में बोल रहा है कि ए बहुत हरामी है, तो लोग थोड़ा देश का पब्लिक है मोरालिटी और लॉ सब खराब हो रहा है, तो कंटेम्प्ट एज इन वो देखो नोटिस आ सकता है सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से भी। कोर्ट में हुई नहीं है मुझे कंटेम्प्ट किस बात का लग रहा है? मैं तो कोर्ट में ही नहीं हूँ। यार मीडिया ट्रायल जब ये होते हैं जैसे, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट भी क्यों है? वो सोसाइटी के लिए है ना। अब कोई अपनी इन्फ्लुएंस है सोसाइटी में ही इन्फ्लुएंस लेके आ रहा है गलत चीज़ पे, तो वो एक गलत चीज़ मतलब कोर्ट उसको आइडेंटिफाई करेगा ना। मैं तो कह रहा हूँ नहीं, इसमें डेमोक्रेसी कहाँ गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गया मेरा? फ्रीडम ऑफ स्पीच रीजनेबल है भाई, विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। मतलब वो बहुत कॉन्टेक्चुअल आएगा। नहीं, मैं तो किसी को गलत बोल सकता हूँ ना, नहीं बोल ऑन एन सकता। इंडिविजुअल लेवल। मतलब उसमें वो मतलब आई डोंट थिंक कि आउटराइट बोल देंगे कि तू गलत कर रहा है, तेरे ऊपर अगर केस चलेगा तो देन यू विल हैव टू फाइट कि मेरा क्या वो कॉन्टेक्स्ट तेरे था। पे डेफेमेशन का केस डाल देगा भाई। हाँ डेफेमेशन क्या होता है? तू कोई ऐसी चीज़ बोल रहा है जो अपने अस्तित्व में सच नहीं है, या उस पॉइंट ऑफ व्यू में उस टाइम के हिसाब से तब सच नहीं है। दूसरे बंदे की रेपुटेशन ख़राब हो रही है, उसके बिजनेस की रेपुटेशन ख़राब हो नहीं, रही लेकिन अगर मैं बिलीव करता हूँ कि ऐसा है और मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा ओपिनियन गलत हो सकता है कि मैं बोलूँ कि ये इंसान ऐसा है, मुझे लगता है मेरे एंड आई हैव प्रूफ कि मुझे क्यों लगता है ऐसा, ये इवेंट्स हुए, ये हुआ, मैंने ओपिनियन फॉर्म कर लिया और मैंने बोल दिया, तो उस केस में क्या होगा? मतलब है। इफ़ यू आर कॉशियस इनफ देन यू विल मेंशन कि आई थिंक आई बिलीव आई माइट बी रॉन्ग, बट XYZ जो भी आपको बोलना है। ओके बट जस्टिस चाहिए तो थोड़ा देखना पड़ता है, वो डेफेमेशन का रिस्क रहता है। इट्स लाइक मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। बट जब तक मेरा वो इन्फ्लुएंस उसकी लाइफ हैम्पर नहीं कर रहा किसी की, हाउ इज दैट डेफेमेशन? तू हैम्पर किसको लेगा? तू डायरेक्ट हैम्पर किसी के सर में जाके हथौड़ा मार देगा, नहीं, उसको जैसे- हैम्पर बोल रहा है, या फिर तू किसी को डिफेम करे लेट्स से, या तेरी एक स्टेटमेंट से किसी का स्टॉक, कंपनी के स्टॉक्स नीचे आ जाते हैं, वुड यू कॉल इट हैम्परिंग और नॉट? हाँ, हाँ, तो उसमें वो डिफेमेशन का केस ला सकता है। अब होगा क्या कि कुछ नहीं भी उसको हो रहा होगा ना, बिकॉज लूप होल्स होंगे प्रॉबेबली, तो वो कह देगा कि मुझे दिक्कत हुई भाई। वैसे तो हर कोई किसी को भी बोल सकता है कि हाँ, तो फ्री स्पीच हम आइडियोलॉजिकली सोचते हैं, फ्री स्पीच प्रैक्टिस होनी चाहिए भाई, गूदा चाहिए लिटरली फ्री स्पीच प्रैक्टिस करने के लिए। यू शुड बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंस। हाँ, नो मैटर व्हाट साइड ऑफ पॉलिटिक्स यू आर, लेफ्ट राइट सेंट्रिस्ट। तो मैं बात ही नहीं कर रहा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ प्रॉब्लम पॉलिटिकल आएगी। हाँ, जहाँ तू पॉलिटिकल बोलेगा वहाँ प्रॉब्लम आएगी। वैसे इतना वो नहीं है, कॉशन पॉलिटिकली लेना है, तो तू कहीं हर भी हो। केस जो सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में चल रहा है जरूरी नहीं है ना पॉलिटिकली केस हो, नॉर्मल केसेस भी चलते हैं। अब देख, जैसे लोग यार ये शो होता है आपकी अदालत, वहाँ पे आते हैं तो वो पूछता है रजत शर्मा उनसे कि यार मुझे ये बताओ जो केस चल रहा है, तो वो कहते हैं सब जुडिस है, मैं नहीं बता सकता, मुझे मना है। वो बता सकता है, लेकिन वह जज उसको फटकार लगाएगा कि जब यहाँ चल रहा है और तू पढ़ा लिखा आदमी है तो तू मत बोलना सब जुडिस है। सब जुडिस मतलब ऑन गोइंग है, तो तू नहीं बोल सकता। ज्ञानवापी मॉस्क में सर्वे हो रहा है, कोर्ट ने बोला है कि तुम मीडिया से बात नहीं करोगे। जो कर रहे हैं, जो वहाँ खड़े भी होते हैं गार्ड, उनका फ्रीडम ऑफ राइट है, कर सकते हैं बात, पर उनको गाइडलाइन है मना कर दी। अब वो करेंगे और उनसे कहीं भड़क गया तो इट्स बेटर नॉट टू डू इट। बेटर नॉट टू डू। आपकी अदालत रियल ना नहीं होता ना, मतलब वो लॉयर नहीं है ना रजत, वो है क्या बोलते हैं, एंकर है। हाँ, लॉयर तो नहीं है ना। वो तो सेटअप बना रखा है तो ऐसे वो ही। कंटेम्प्ट नहीं है कि वो ही इज इम्पर्सनेटिंग यार मीडिया पर्सन्स की अलग थोड़ी राइट्स होती है कि ही कैन इम्पर्सनेट अ कोर्ट। नहीं, मूड कोर्ट तो कॉलेजेस में भी होता है। इट्स नॉट इम्पर्सनेटिंग अ वो कोर्ट moot court है। वो हमें एक कैमरे के एंगल से दिखता है, वो स्टेज होता है। पिक्चराइजेशन है। अगर मूवी में कोर्ट दिखाया हाँ। और वहाँ पे लेट्स से कोर्ट ऑफ लॉ में एक जनरल तरीके से होता है, लेकिन वहाँ पे कुछ मजाक बना दिया, हाँ। तो किस लेवल पे आके कोर्ट कहेगी कि कंटेम्प्ट है? जरूरी है ना हर चीज को कोर्ट पॉइंट करे, मतलब उनके पास अपनी प्रॉब्लम बट ज्यादा वो है। तो बोल रही है ना वो फिक्शनल है। वो भी बोलता है फिक्शनल है। हाँ, सबको ऐसे पता जॉली है। लेवल भी है, डार्क ह्यूमर है, तो फिर जॉली एलएलबी तो मूवी नहीं, है। आज तक कहाँ हुआ है आपकी वो तो अदालत में? आपकी अदालत में तो वो, लेकिन असली लोग वो ला रहे हैं। मैंने ऐसे फिक्शन कि वो तो कैरेक्टर्स भी फिक्शनल है। उसने किया क्या है बेसिकली,
उसने जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है जो कि जनरल मीडिया में होती ही है, उसको एक लॉ के तरीके से कि आप आओ इस सेटिंग में बैठो जो लॉ जैसा है, मैं उस तरह से सवाल करूंगा, एक वकील बन के एक जज बैठाऊंगा जो कि अगेन कोई एक थर्ड पर्सन होगा जो कि जज नहीं है, और बस हम उस सेटिंग में क्वेश्चन आंसर करेंगे। बट आई एम नॉट, वही मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब इजंट दैट सेटिंग द रॉन्ग प्रेसिडेंट नहीं नहीं नहीं, फॉर द कोर्ट ना ना in इट्स any way? नॉट, नहीं it's वो मौका ही नहीं बनाना ना, वो तो उससे नॉर्मल बात, वो उसका यूएसपी बन गया ना एक टाइम तक आते आते। it's तू यहाँ पे not. पोस्टर्स लगा दे, तो फिर टीवीएफ बोलेगी हम भी अपने सीरीज में पोस्टर लगाते हैं दीवारों पे, तुम भी कॉपी कर रहे हो, ये तो कॉपी है वे नहीं सब। कॉपी, अरे मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि जैसे मतलब वो कुछ भी ऐसा गलत प्रेसिडेंट सेट नहीं कर रहा कि कोर्ट ऐसे होते हैं हम सही बता रहे हैं या कोर्ट्स गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देख It's कोर्ट में simple. सीपीसी आईपीसी सीआरपीसी फॉलो होता है, वहाँ थोड़ी कुछ हो रहा है। अगर वो कर रहा होता, कहता कि देख ऐसे हो रहा है ऐसे होना चाहिए, तो फिर कोर्ट बोलती कि तुम गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हो। कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ही हम बताएंगे कि ऐसे इंटरप्रेट होता है, तुम अपने यहाँ से ज्ञान मत दो। वहाँ तूने देखा होगा वो कभी भी आर्टिकल्स निकाल के इसमें ऐसा होता है, वो वैसे कुछ नहीं कर रहा। सिंपल लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग जो कि किसी मीडिया के शो में भी होती, वैसी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग होती है। सलमान खान को बुला के वो क्या जनरल सवाल पूछता है या किसी को, वो एक वो है शो है यार, टीवी शो है वो, बस उसको कोर्ट की सेटिंग में बना दिया एंड थोड़े से जनरल क्वेश्चंस पूछता है वो, दैट्स इट। और जिनके केस चल भी रहे होते हैं वो कहते हैं कि हमारे केस चल रहा है, हम आंसर नहीं दे सकते। बट वही है, तू आंसर तू ये बोलेगा नो कमेंट्स, तो ये अपने में बहुत बड़ा कमेंट होता है, पब्लिक को सब पता चल गया। अब वो तेरे ऊपर है, तो कैसे वो करता है। तो लास्ट चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि तूने वेबफ्लो जो सीखा वो तूने क्यों, मतलब बीइंग अ लॉयर, यूपीएससी एस्पिरेंट एंड जुडिशल, मतलब जज, बीइंग अ जज एस्पिरेंट, तूने लॉ मतलब वो छोड़ के तूने वेबफ्लो में कैसे इंटरेस्ट आया तेरा? या जब वेबफ्लो शुरू किया था ना, तब से पहले तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहाँ पे कोडिंग नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि एक माइंडसेट बना हुआ था कि यार वेबसाइट तो कोडिंग से ही बनेगी, HTML CSS ब्रैकेट ब्रूकेट 001 हैशटैग। लेकिन जब पता चला कि सुंदर है, मतलब सुंदर तो है ही दिखने में, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बना सकते हैं, मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो दिख रहा है बनता हुआ, तो इंटरेस्टिंग लगा। फिर जब आई थिंक तीनों की मीटिंग हो रही थी एंड यू वर शेयरिंग अ स्क्रीन, तो वहाँ पे फिग्मा था, तो मैंने कहा यार ये तो बढ़िया है, मतलब एकदम से प्रेजेंटेशन भी हो रही है, एरो भी बन रहा है। तो मैं फिर ओसामा ने कहा मैंने कहा सीखते हैं। फिर वहाँ से और इंटरेस्ट बना। तब तक मेरी यूपीएससी की जर्नी 70% हो चुकी थी, क्योंकि है ना वहाँ पे भी थोड़ा सैचुरेशन पॉइंट आ रहा था कि यार पढ़ रहा हूँ, ठीक है, अब पता है कौन सी मिट्टी केरला में क्या है, किसकी राजधानी क्या है, मैं बोर हो गया। बोर ही हो जाता है इंसान यार, उसके बाद बर्नआउट हो जाता है। फिर जब यहाँ देखा कि इससे नेटवर्किंग भी हो रही है, बात भी हो रही है, और थोड़ा प्रॉस्पेक्ट भी बढ़ रहे हैं, काम आ रहा है एक्चुअली, मैं ऐसा नहीं घर पे खाली बैठे, और घर बैठ के ही आ रहा है फिलहाल, और कहीं बाहर जाना पड़ रहा है। हम गुड़गांव गए थे एक बार हैकाथॉन, नेटवर्किंग करने को मिल रही है, तो थोड़ा अच्छा लगा। तो फिर वहाँ से इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। लेकिन मेरा मेन ये था कि सामने मैं जो बना रहा हूँ हाथ से, वो सामने बनता हुआ दिख रहा है, और मेरी कोई चीज़ ऑनलाइन प्रेजेंट है और सामने वाले को पसंद आ रही, चाहे वो ले भी नहीं रहा, कह रहा बाद में देखूंगा ये वो, तो वो ऑनलाइन प्रेजेंस मेरा वो बनाना, और वो चल इनटैंजिबल प्रोडक्ट ही सही, बट इंक्लूडिंग दिस विद सर्विस और सब कुछ मैं हैंडल कर रहा हूँ, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो वो बड़ा सही था। फिर भाई तो था ही साथ में, इसने बोला प्रोजेक्ट भी करते हैं, लिया भी, चल वो अलग बात है, नहीं हो पाया। लेकिन ये स्केल ऐसी बूम थी मेरे लिए कि अब 20-30 हज़ार रुपये तो भाई आ जाते हैं आराम से, मतलब दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं मेहनत लग रही है, आंखें गाड़ रखी हैं, आंखें फट गई पूरी, मज़ा आ रहा है, हेडफोन लगा रखे हैं, फिग्मा पे डिज़ाइन बन रहे हैं, और घुमा फिरा के सारे डिज़ाइन सेम होते हैं यार, कट कॉपी पेस्ट टेम्पलेट सब बढ़िया वही होता है। अब सामने वाले को आते नहीं तो हम तो कमाएंगे पैसे। सही पर बात। ये था थोड़ा मोटिवेशन, मज़े आते हैं। हाँ, पर नीतीश भी तेरी एक केस स्टडीज में से एक है। हाँ यार, सक्सेस स्टोरीज डाल दे भाई की फ़ोटो ऐसे। बट थैंक यू यार नीतीश आने के लिए एंड फॉर सेविंग आवर डे एंड बिल्कुल भाई। बहुत मज़ा आया यार बात करके। आई थिंक एक टॉपिक तो हमने कवर ही नहीं किया विच आई थिंक रियली फील कि यू बोथ आर वेरी नॉलेजेबल अबाउट इज माइथोलॉजी। अरे भाई साहब, हाँ, भाई and यार 2 नीतीश घंटे और कर ले यार। हाँ, नीतीश कैन अब भी किताबें खत्म हुई हैं 100। वही नीतीश कैन टॉक एंडलेसली अबाउट एंड केशव also has a lot of knowledge in that segment. ऐसा नहीं बोलूँगा। नॉट मैथोलॉजी, इट्स हिस्ट्री। हिस्ट्री नहीं, माइथोलॉजी प्लस हिस्ट्री, मतलब मैं कह रहा हूँ जो भी इससे रिलेटेड हाँ, वो तो सेगमेंट में उससे कह रहा हूँ कि बट आई रियली फील कि दैट कुड बी अनदर पॉडकास्ट। नहीं इस पे तो कर भाई, इस पे तो हाँ काफ़ी इनपुट, मतलब घमंड के उससे नहीं बोल रहा। हाँ हाँ, मैं काफी सिर्फ input है। नॉलेज के उससे कह रहा हूँ
और मैं कोई उससे मतलब जैसे आउट ऑफ क्यूरोसिटी में बोल रहा हूँ कि मतलब आई वुड जस्ट लव टू बी पार्ट ऑफ दैट एपिसोड की मतलब वेयर यू गाइस टॉक अबाउट इट मतलब जस्ट क्योंकि जैसे कल भी बात कर रहे थे हम ऋषभ से, तो व्हेन यू टॉक प्रॉपरली अबाउट दीज थिंग्स यू मेक सेंस ऑफ देम एंड दे आर नॉट जस्ट स्टोरीज एनीमोर. सो भाई मैंने तो ये सीखा है, अगर इवन इफ यू एन एथियस्टिक, तुम वो चीज़ पढ़ोगे ना तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तुम प्राउड ना हो. तो कुछ भी हो रिलीजन में, तो भाई यहाँ से आता है तो अपना प्राउड हो जाएगा. तू चाहे कोडिंग कर रहा है या वकील है, कुछ भी है. तो क्योंकि एक बंदे ने 5-6 हज़ार साल पहले, चल 1000 साल पहले भी कुछ सोच के लिखा है, तो वो लिखा हुआ हम पढ़ रहे हैं. फिर जब हम उसको कनेक्ट करते हो ना, फिर तुम्हारा एक दूसरा ऑपोजिट सेगमेंट आता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हमें क्या पढ़ा रहे हैं, और ये हम क्या मिस आउट कर रहे हैं. या मुझे तो नॉलेज में बहुत मजा आता है in भाई general. बहुत, मतलब तू कोई से भी विल नॉलेज फील प्राउड और कुछ हो ही नहीं सकता. मतलब देखो, फिर तू हेट भूल जाएगा भाई. फिर तो तू बैठ के बात कर मेरे से. अभी भी नहीं है ब्रो, क्या भूलूंगा मतलब आई लव यू यार. क्या तो वो बात, तेरे से मतलब है जनरल वो होता है. जनरल मतलब फिर हेट रहेगी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन इतने होंगे, इतनी क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी. वही मैं कह रहा हूँ, द पीपल हु आर एक्चुअली रियली रियली नॉलेजेबल इन एनी डोमेन इन एनी रिलीजन, दे आर द मतलब बेस्ट पीपल टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स विद, मतलब दे आर देयर टू इम्पार्ट नॉलेज एंड टू हेल्प यू सीक नॉलेज. दे डोंट केयर अबाउट वेर यू कमिंग फ्रॉम, बिकॉज नॉलेज का कोई वो नहीं है तुम्हारा यार कि तुम ये क्यों हो तो इसलिए तुम नॉलेज नहीं ले सकते, या तुम वो क्यों नहीं हो तुम इसलिए नॉलेज. दैट्स नॉट द केस. नॉलेज इज़ यूनिवर्सल एंड इट शुड बी दैट वे. ये मतलब मेरी प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम के साथ ये है कि इन्होंने बना दिया एजुकेशन नॉलेज आर नॉट द सेम. तो इन्होंने वो बना दिया कि एजुकेशन इज नॉलेज. व्हेन यू से दैट, तुमने 4 दीवारों में बंद कर दिया नॉलेज को. व्हेन इट्स नॉट दैट. देयर वाज अ रीजन व्हाई गुरुकुल वाज यूज्ड टू हैपन इन अ पार्क और पार्क सेटिंग, कि खुले आसमान के नीचे. बहुत फर्क पड़ता था. बहुत उससे फर्क भाई. पड़ता है भाई देख, भाई. मेरा तो सिंपल फिल्टर है. मैं 3-4 ऑथरों के नाम लेता हूँ जब किसी से मिलता हूँ, और मैं उनका नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, और पूछता हूँ तूने ये पढ़ा है. फिर मैं उससे ऑपोजिट कैंप वाले ऑथरों के नाम लेता हूँ कि तूने ये पढ़े हैं. वो कहता ना ये है भी कौन, तो मैं कहता हूँ मैं समझ गया भाई, तेरी बुद्धि बंद है. एग्जैक्टली. तो मतलब तुम ऑपोजिट साइड का व्यू भी नहीं टॉलरेट कर सकते, तुम मतलब उस साइड पे खुद पोक भी नहीं कर सकते लॉजिकली, तो मतलब देन यू हैव अ क्लोज्ड माइंड. किस लेवल पे ईगो है भाई तेरी. हाँ. कहाँ खेल रहा है तू क्या मतलब ऊबर में घूम के पिज्जा वुज्जा खा रहा है. पढ़ना भाई, क्या दिक्कत है. ये तो वही बात है ना, मैं एक चीज ट्राई करूँ बोलूँ यही बेस्ट है, देन प्रॉब्ली इट्स नॉट द बेस्ट. Yes.